द बिगिनिंग ऑफ इन्फिनिटी बाय डेविड ड्यूश। डेविड ड्यूश ने द बिगिनिंग ऑफ इन्फिनिटी किताब लिखी है। इस किताब में वो बताते हैं कि इंसान का प्रोग्रेस कैसे होता है और ये कभी रुकता नहीं। प्रोग्रेस सिर्फ साइंस ही नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी, पॉलिटिक्स और आर्ट और हर चीज में हो रहा है। ये प्रोग्रेस साइंटिफिक रिवॉल्यूशन के टाइम से शुरू हुआ था और अभी भी चल रहा है। जब भी प्रोग्रेस होती है कुछ लोग उसे मानते नहीं हैं या उसके फायदे नहीं समझते, लेकिन ड्यूश कहते हैं कि सच्चा एक्सप्लेनेशंस दुनिया को बदल देता है। सही तरीके से समझने से हम प्रॉब्लम्स सॉल्व कर सकते हैं और जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। सभी प्रोग्रेस एक एक्टिविटी से आती है, अच्छे एक्सप्लेनेशंस को ढूंढने से। ये एक्टिविटी सिर्फ इंसानों में है, लेकिन इसका असर रियलिटी पे भी है क्योंकि ये यूनिवर्सल लॉज ऑफ नेचर के साथ मिलकर काम करती हैं। ये रिलेशनशिप बताती है कि इंसानों का यूनिवर्स में कितना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। ड्यूश कहते हैं कि प्रोग्रेस कभी खत्म नहीं होती, ये इन्फिनिटी यानी अनंत है, जो किताब के टाइटल में भी है। इन्फिनिटी को समझने के लिए हमको हर फील्ड ऑफ साइंस और फिलॉसफी में जाना पड़ता है। हर फील्ड से हम ये सीखते हैं कि प्रोग्रेस का एक शुरुआत होती है जो द बिगिनिंग ऑफ इन्फिनिटी कहलाती है। ये शुरुआत अलग अलग फील्ड से होती है, लेकिन सब एक ही चीज का हिस्सा है। यूनिवर्स को बिना किसी मदद के देखने पर वो सिर्फ कुछ हजार रोशनी के डॉट्स और मिल्की वे के हल्की धुंधली रेखाएं लगते हैं। लेकिन एस्ट्रोनॉमर्स कहते हैं कि ये तारे बड़े गैस के गोले हैं जो बहुत दूर हैं। सूरज भी एक तारा है जो दूसरे तारों से इसलिए अलग दिखता है क्योंकि हम उसके बहुत करीब हैं। तारे चमकते हैं क्योंकि उनमें न्यूक्लियर एनर्जी होती है जो एक केमिकल एलिमेंट को दूसरे में बदलती है, जैसे हाइड्रोजन से हीलियम। कुछ तरह की ट्रांसम्यूटेशन जमीन पर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के डीके से होती हैं। एल्केमिस्ट पुराने जमाने में सोने बनाने की कोशिश करते थे, लेकिन वो समझ नहीं पाए। लेकिन साइंटिस्ट ने समझा और स्टार्स भी ये करते हैं जब वो सुपरनोवा एक्सप्लोड होते हैं। सुपरनोवा से बेस मेटल्स गोल्ड में बदलते हैं जो हमारे और प्लैनेट्स के लिए जरूरी हैं। मिल्की वे गैलेक्सी हमारे लिए सबसे बड़ा दिखाई देने वाला ऑब्जेक्ट है। इसमें हजारों अरबों तारे होते हैं जो ग्रेविटी से बंधे होते हैं। हम इस गैलेक्सी के अंदर से देखते हैं। यूनिवर्स में बहुत सारी एक्टिविटी होती है, जैसे सुपरनोवा एक्सप्लोजन्स जो हर सेकेंड में होते हैं। ये एक्सप्लोजन्स प्लैनेट्स को बर्बाद कर देते हैं, लेकिन हमारी एग्जिस्टेंस भी इन सुपरनोवा की वजह से है क्योंकि ये एलिमेंट्स बनाते हैं जो हमारे शरीर और प्लैनेट में होते हैं। कुछ फेनोमेना सुपरनोवा से भी ज्यादा चमकते हैं, जैसे गामा रे बर्स्ट जो बहुत दूर होते हैं और बहुत तेज होते हैं। क्वाज़ार्स भी बहुत चमकते हैं और ये मैसिव ब्लैक होल्स के पास होते हैं। ब्लैक होल्स इतने पावरफुल होते हैं कि रोशनी भी नहीं निकल सकती इनसे। ये सब कुछ एक बढ़ते यूनिवर्स में हो रहे हैं जो बिग बैंग से शुरू हुआ। बिग बैंग 14 बिलियन साल पहले हुआ था और ये यूनिवर्स एक बहुत बड़े मल्टीवर्स का हिस्सा है जिसमें बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सेस होते हैं। साइंस हमें बताता है कि हमारी थियरीज कितनी पावरफुल हैं। हम तारों के सरफेस पर कभी नहीं गए, लेकिन हम जानते हैं कि वो न्यूक्लियर फर्नेसेस हैं। ये नॉलेज थियरी से आती है जो हमारे दिमाग ने बनाई है। थियरीज गेसेस होते हैं जो हम इम्प्रूव करते हैं सोच और एक्सपीरियंस के आधार पर। एम्पिरिसिज्म कहते हैं कि सब नॉलेज हमारे सेंसेस से आती है, लेकिन ड्यूश कहते हैं कि थियरीज हम क्रिएट करते हैं, नेचर नहीं। एक्सपीरियंस सिर्फ थियरीज को चुनने में मदद करता है। कार्ल पॉपर ने समझाया कि हम थियरीज को गेस करते हैं और फिर उन्हें टेस्ट करते हैं। इंडक्टिविज्म जो कहता था कि पास्ट से फ्यूचर प्रेडिक्ट होता है, सही नहीं था क्योंकि उसमें लॉजिक का गैप था। फैलिबिलिज्म यानी हर थियरी गलत हो सकती है और हमको उसे सुधारना चाहिए, जरूरी है प्रोग्रेस के लिए।
जस्टिफिकेशनिज्म जो अथॉरिटी को इम्पोर्टेंस देता है गलत है। साइंस में प्रोग्रेस का राज क्रिएटिविटी और बेटर एक्सप्लेनेशंस में है। ड्यूश बताते हैं कि साइंस ने अथॉरिटी को रिजेक्ट करके और थियरीज को इम्प्रूव करके नॉलेज बढ़ाई है। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हम अनंत तक जा सकते हैं। इसलिए किताब का टाइटल है द बिगिनिंग ऑफ इन्फिनिटी। डेविड ड्यूश बताते हैं कि इंडक्टिविज्म और एम्पिरिसिज्म गलत है और क्रिएटिविटी और फैलिबिलिज्म से हम नॉलेज बढ़ाते हैं। ये किताब हमें उम्मीद देती है कि हम हमेशा नए आइडियाज सोचकर आगे बढ़ सकते हैं और दुनिया को बेहतर बना सकते हैं। रिचर्ड फेरमैन ने कहा था कि साइंस वो है जो हमने सीखा है अपने आप को बेवकूफ बनाने से बचने के लिए। गैम्बलर्स और प्रॉफिट्स जैसे लोग जो आसानी से बदलने वाले एक्सप्लेनेशंस यूज करते हैं हमेशा अपने गलत होने से बच सकते हैं। वो बस अपनी कहानी को बार बार बदल देते हैं। इसी तरह अगर आप टेस्टेबल थियरीज नहीं बस आसानी से बदलने वाले एक्सप्लेनेशंस यूज करते हैं तो आप कभी अपनी गलतियों का सामना नहीं करते। फेमन कहते थे कि अच्छा एक्सप्लेनेशन ढूंढना साइंस और एनलाइटमेंट का मूल नियम है। यही चीज साइंस को कामयाब बनाती है और पुराने तरीकों से अलग रखती है। इसका मतलब है कि सिर्फ प्रेडिक्शन काफी नहीं है। इसका मतलब ये भी है कि हमें आइडियाज को अथॉरिटी की वजह से नहीं मानना चाहिए। हमें क्रिटिसिज्म की ट्रेडिशन चाहिए जहां हम गलतियों को पॉइंट आउट कर सकें और उन्हें सुधार सकें। इसका मतलब ये भी है कि हमें कुछ चीजों को रियल तभी मानना चाहिए जब वो हमारे बेस्ट एक्सप्लेनेशन में आता हो। एनलाइटनमेंट के पहले कुछ थिंकर्स ने अच्छे एक्सप्लेनेशंस ढूंढने की कोशिश की थी, लेकिन वो अकेले काम करते थे और उनके आइडियाज ज्यादा देर तक नहीं टिक पाते थे। कभी कभी छोटे ग्रुप्स में मिनी एनलाइटनमेंट्स हुए जहां कुछ आइडियाज इंप्रूव हुए, लेकिन ये भी जल्दी खत्म हो गए। सच्ची प्रोग्रेस तब शुरू हुई जब एक पुरानी कम्युनिटी ने नए एक्सप्लेनेशंस, ओपन डिबेट और इम्प्रूवमेंट को वैल्यू देना शुरू किया। ये वही कल्चर है जो हम आज द वेस्ट कहते हैं। ये एक ऐसा कल्चर है जो फ्रीडम, रीजन, साइंस और चीजों को बेहतर बनाने को वैल्यू देता है। अर्थ का एक्सिस टिल्ट है सन के ऑर्बिट के प्लेन के मुकाबले में। इस टिल्ट की वजह से साल के आधे हिस्से में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सन की तरफ टिल्टेड होता है, जिससे वहां ज्यादा डायरेक्ट सनलाइट मिलती है, और साउदर्न हेमिस्फीयर टिल्टेड होता है जिससे कम। दूसरे आधे हिस्से में ये ऑपोजिट होता है, ज्यादा डायरेक्ट सनलाइट मतलब गर्म मौसम। ये एक अच्छा एक्सप्लेनेशन है क्योंकि हर पार्ट इसमें जरूरी है। हम इसे अलग अलग तरीकों से टेस्ट कर सकते हैं। अगर हम पाते हैं कि दोनों हेमिस्फीयर्स एक ही वक्त में सेम सीजन्स रखते हैं तो ये आइडिया गलत साबित हो जाएगा और हम इसे आसानी से छोटे चेंजेस करके सही नहीं कर सकते। अच्छे एक्सप्लेनेशंस को बदलना मुश्किल होता है बिना उसे तोड़े। बुरे एक्सप्लेनेशंस जैसे मिथ्स यानी पौराणिक कथाएं, इनको बहुत आसानी से बदला जा सकता है। लोगों ने सीजन्स को गॉड्स, सैडनेस या हेवन के वॉर्स से एक्सप्लेन किया, लेकिन अगर नए फैक्ट्स आते तो वो बस स्टोरी को बदल देते। इसका मतलब ये है कि वो कभी सच के करीब नहीं पहुंचते। साइंस में जब थियरी फेल होती है तो हम बस नए मिथ्स नहीं बनाते, हम एक बेहतर एक्सप्लेनेशन ढूंढने की कोशिश करते हैं जो बदलना मुश्किल हो। अच्छा एक्सप्लेनेशंस सिंपल और एलिगेंट होते हैं, लेकिन सिर्फ सिंपल होना काफी नहीं है। डिमीटर ने किया, ये भी सिंपल है। डिमीटर यानी यहाँ पे गॉडेस ऑफ सीजन बनाने वाली, लेकिन ये भी एक बुरा एक्सप्लेनेशन है। ये आसानी से बदल सकता है। एक पुराना आइडिया है ओकैम्स रेजर जो कहता है कि सिंपल एक्सप्लेनेशन चूज करो, लेकिन सिर्फ सिंपल होना काफी नहीं है। एक्सप्लेनेशन को बदलना मुश्किल होना चाहिए। जब एक बार अच्छा एक्सप्लेनेशन गलत साबित हो जाता है तो हम इसे छोड़ देते हैं, क्योंकि अब हमारे पास नए फैक्ट्स हैं जो इसे एक्सप्लेन नहीं कर सकते। अच्छा एक्सप्लेनेशंस अक्सर और बेहतर हो जाते हैं बाद में, उनका रीच बढ़ता है,
मतलब वो सिर्फ एक प्रॉब्लम नहीं बल्कि नए प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करते हैं। क्रिएटिविटी यानी नए एक्सप्लेनेशंस बनाना इमेजिनेशन का प्रोडक्ट है, लेकिन इमेजिनेशन से गलत चीज़ें बनाना आसान होता है, इसलिए अच्छी एक्सप्लेनेशन ढूंढना मुश्किल है। लेकिन जब हमारे पास अच्छे एक्सप्लेनेशन आ जाते हैं तो इसे बदलना भी मुश्किल होता है बिना इसे तोड़े। लोग सोचते हैं कि नॉलेज एक्सपीरियंस से आती है, लेकिन अब हम जानते हैं कि नॉलेज एक्सप्लेनेशन से आती है और टेस्टिंग से हम उन्हें चुन लेते हैं। अर्थ का टिल्ट एक्सप्लेनेशन सीजन्स को सिर्फ वहां नहीं बल्कि ऐसी जगहों को भी एक्सप्लेन करता है जहां कोई इंसान नहीं गया। ये बिगनिंग ऑफ इन्फिनिटी का हिस्सा है जो बताता है कि कुछ एक्सप्लेनेशंस के पास इन्फिनिट रीच है। एनलाइटनमेंट से पहले लोग सोचते थे कि यूनिवर्स समझना मुश्किल है, लेकिन हमारे पास एक स्पेशल एबिलिटी है, एक्सप्लेनेशंस क्रिएट करना। ये हमारे लिए अलग है। बाकी स्पीसीज अपने जीन्स से फिट होते हैं, लेकिन हम अपने नॉलेज से दुनिया को बदलते हैं। हम अपनी एक्सप्लेनेशन से नए प्रॉब्लम्स सॉल्व कर सकते हैं बिना किसी लिमिट के, जब तक नेचर के लॉज अलाउ करते हैं। इसलिए लोग पूछते हैं कि क्या ये प्रोग्रेस कभी खत्म होगी या ये इन्फिनिट है। मिसाल के तौर पर गोल्ड सिर्फ स्टार्स एक्सप्लोड होने से या इंटेलिजेंट बीइंग्स के पास से बन सकता है। अगर आप गोल्ड कहीं भी पाते हैं तो उसके पीछे या तो सुपरनोवा है या किसी इंटेलिजेंट बीइंग ने बनाया है। सिर्फ सुपरनोवा नहीं, नॉलेज की वजह से हम रॉ मटेरियल्स को लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स और टेलीस्कोप्स में बदलते हैं जो हमारे लिए यूनिवर्स को दिखाते हैं। ये हमारे एक्सप्लेनेशंस का रीच है जो हमको कॉस्मिक सिग्निफिकेंस देता है। पुराने ज़माने में ज़्यादातर एक्सप्लेनेशंस इंसानों या गॉड्स के बारे में थे। लोग सोचते थे कि स्टॉर्म्स या सीजन्स गॉड्स के इमोशंस की वजह से होते हैं। ये एंथ्रोपोसेंट्रिक मिसकॉन्सेप्शंस थे, मतलब ह्यूमंस को सब कुछ का सेंटर बनाना। लेकिन अब हम जानते हैं कि यूनिवर्स अपनी सिंपल इम्पर्सनल लॉज फॉलो करता है, ना कि ह्यूमन के विशेष। हम भी वही एटम्स से बने हैं जो सब कुछ में होते हैं। कोई गॉड्स नहीं चाहिए सीजन्स एक्सप्लेन करने के लिए। एक और आइडिया है स्पेसशिप अर्थ। इसमें अर्थ का बायोस्फीयर एक स्पेसशिप की तरह सोचा गया है जो हमें सब कुछ देता है। अगर हम केयरलेसली एक्ट करते हैं तो हम इसे खराब कर देते हैं और हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचा। ये स्मार्ट लगता है लेकिन ये गलत है। अर्थ ने हमें जो भी चाहिए वो हमें नहीं दिया। बिना ह्यूमन नॉलेज, टूल्स, मेडिसिन, फार्मिंग हम जल्दी मर जाते। हमने अपनी लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स खुद बनाए हैं नॉलेज का यूज करके। दूसरी स्पीसीज अपने जीन्स से फिट होती हैं इन्वायरमेंट के साथ, लेकिन ह्यूमंस के पास इतनी बिल्ट इन नॉलेज नहीं है। हमें अपनी नॉलेज खुद क्रिएट करनी पड़ती है और कल्चर में स्टोर करना पड़ता है। हम कहीं भी स्प्रेड हो सकते हैं क्योंकि हम सीख सकते हैं और इम्प्रूव कर सकते हैं। बायोस्फीयर स्पीसीज को मार देता है हमेशा। ये हमारी तरह नहीं। सब स्पीसीज अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से अडेप्ट करती हैं और अगर इन्वायरमेंट चेंज होता है तो स्पीसीज खत्म हो जाती हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ मेडियोक्रिटी कहता है कि ह्यूमंस टिपिकल हैं और कुछ स्पेशल नहीं है। स्पेसशिप अर्थ कहती है कि हम एक सेफ बबल में हैं और हमें इसे बदलना नहीं चाहिए। दोनों आइडियाज कहते हैं कि हम लिमिटेड हैं और हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग और अंडरस्टैंडिंग कुछ लिमिट तक ही जा सकती है। ये कहते हैं कि यूनिवर्स बहुत अजीब या बड़ा है और हम बहुत छोटे हैं। कुछ साइंटिस्ट्स कहते हैं कि हमारे दिमाग सिर्फ कुछ प्रॉब्लम्स को हैंडल कर सकते हैं जो हमारे इवोल्यूशन ने दिए हैं। हम लक से समझ पाते हैं लेकिन हमारी अंडरस्टैंडिंग का कोई लिमिट नहीं है। हमारे पास एक स्पेशल एबिलिटी है एक्सप्लेनेशंस क्रिएट करने की। ये हमारे लिए अलग है। बाकी स्पीसीज अपने जीन्स के हिसाब से फिट होती हैं, लेकिन हम अपनी नॉलेज से दुनिया को बदलते हैं। हम एक्सप्लेनेशंस क्रिएट करके नई प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं बिना किसी लिमिट के, जब तक नेचर की लॉज अलाउ करते हैं। ये इसलिए है क्योंकि एक्सप्लेनेशंस का रीच अलग है। ये कॉस्मिक सिग्निफिकेंस देता है लोगों को जो एक्सप्लेनेशंस क्रिएट करते हैं। मिसाल के तौर पर
बर्ड्स जो एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड को फ्लाई करती हैं, उनके विंग्स उस नए इन्वायरमेंट में भी काम करते हैं क्योंकि सेम फिजिक्स लॉज अप्लाई करते हैं। हमारा दिमाग फिजिक्स लॉज को समझकर टेक्नोलॉजी क्रिएट करता है जो हमें कहीं भी ले जा सकते हैं। हम मून तक भी जा सकते हैं। हमारी साइंस एक्सप्लेनेशंस हमें रियलिटी के बारे में बताती है जो पहले कभी नहीं सोची गई थी। ये एबिलिटी एक जीन की तरह नहीं है जो सिर्फ एक इन्वायरमेंट में फिट होती है। एक्सप्लेनेशंस का इन्फिनिट रीच है। अगर नेचर के लॉज अलाउ करते हैं तो हम सीख सकते हैं। इसलिए लोग पूछते हैं कि क्या ये प्रोग्रेस कभी खत्म होगी या ये इन्फिनिट है। ये हमारी नॉलेज का स्पार्क है जो हमें इन्फिनिटी की शुरुआत तक ले जाता है। हमने समझा कि रिचर्ड फेमन ने कहा था कि साइंस हमें सिखाती है कि कैसे अपने आप को बेवकूफ़ी से बचाएं। गैम्बलर्स और प्रॉफिट्स आसानी से अपनी गलतियों से बच सकते हैं क्योंकि वो अपनी एक्सप्लेनेशंस को बदलते रहते हैं। लेकिन अच्छे एक्सप्लेनेशंस ढूंढना ही साइंस का मूल नियम है जो एनलाइटनमेंट और साइंटिफिक रिवोल्यूशन को आगे बढ़ाता है। अच्छा एक्सप्लेनेशन सिंपल नहीं बल्कि उनको बदलना मुश्किल होता है बिना तोड़े। यही वजह है कि साइंस प्रोग्रेस करती रहती है और हमारी नॉलेज का रीच बढ़ता जाता है। सीजन्स का सही एक्सप्लेनेशन अर्थ के एक्सिस टिल्ट है जो सीजन्स को एक्सप्लेन करता है, ना कि गॉड्स या मिथ्स यानी पौराणिक कथाएं। अच्छा एक्सप्लेनेशंस बदलना मुश्किल होता है और ये बहुत सी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। साइंस क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है और ये इमेजिनेशन से गलत आइडियाज को छांट कर बेहतर एक्सप्लेनेशंस बनाता है। इसलिए हमारी प्रोग्रेस इन्फिनिट हो सकती है जब तक नेचर के लॉज अलाउ करते हैं। समझने के लिए ये जरूरी है कि हम देखें कि नॉलेज का रीच कितना है। ह्यूमंस, सिर्फ अगर विटामिन सी का एक एग्जांपल लें तो प्राइमेट्स जिसमें ह्यूमंस आते हैं, इनको विटामिन सी इन्वायरमेंट से चाहिए होता है। अगर इन्वायरमेंट में विटामिन सी सप्लाई ना हो तो वो मर जाते हैं। लेकिन ह्यूमंस अपने नॉलेज से विटामिन सी बना सकते हैं, चाहे वो खेतों में ग्रो करें या केमिकल फैक्ट्रीज में। ये नॉलेज हमें इस लिमिटेशन से आज़ाद कर देती है। ऐसे ही हम बायोस्फीयर के बाहर भी रह सकते हैं, जैसे मून पर। हम मून पर भी वैसे ही रॉ मटेरियल्स को यूज करके हवा, पानी और खाना बना सकते हैं जैसे अर्थ पे हम बाकी जगहों पे करते हैं। कुछ एलिमेंट्स अगर मून पर रेयर हैं तो हम अर्थ से ले जा सकते हैं या फिर एस्ट्रॉयड से माइन कर सकते हैं या ट्रांसम्यूटेशन से बना सकते हैं। अगर हम टेक्नोलॉजी को और एडवांस करें तो रोबोट्स ये काम कर देंगे और हमारा काम ऑटोमेट हो जाएगा। फिर मून पर रहना उतना ही आसान हो जाएगा जितना अर्थ पर रहना। बस राइट नॉलेज होनी चाहिए। हम सोचते हैं कि अर्थ हॉस्पिटेबल है और मून एक खतरनाक जगह है, लेकिन ये परसेप्शन सिर्फ इस बात पर डिपेंड करता है कि हमारे पास कितना नॉलेज है। जब हम प्रॉपर नॉलेज से मून पर एक फुली डेवलप्ड कॉलोनी बना लेंगे तो वो भी हमें होम जैसा लगेगा। हम अपनी एनर्जी नए आइडियाज बनाने में लगा पाएंगे और मून भी हमें अर्थ की तरह नेचुरल लगेगा। हमें ये समझना चाहिए कि सभी ऑर्गेनिजम्स कुछ न कुछ ऑटोमेट करते हैं, जैसे उनके सेल्स केमिकल रिएक्शंस चलाते हैं। पर ह्यूमंस के पास एक्सप्लेनेटरी नॉलेज होती है जो हमें यूनिवर्सल कंस्ट्रक्टर्स बना देती है। हम कुछ भी बना सकते हैं अगर लॉज ऑफ फिजिक्स ने अलाउ किया और हमें सही नॉलेज मिली तो। ये यूनिवर्सैलिटी हमारे और किसी भी एडवांस्ड बीइंग्स के बीच एक कनेक्शन जैसा है। जो भी स्पीसीज एक्सप्लेनेशंस बना सकती है वो यूनिवर्सल कंस्ट्रक्शन कर सकती है। कुछ दूसरी स्पीसीज में कल्चरल नॉलेज होता है, जैसे कुछ एप्स नट क्रैकिंग सीखकर आगे पास ऑन करते हैं, पर उनका नॉलेज एक्सप्लेनेटरी नहीं होता। वो रूल्स ऑफ थंब पे बेस्ड है, इस वजह से उनका रीच लिमिटेड है। हेल्डेन डॉकिंस टाइप आर्गुमेंट उन पे लागू होता है। उनके लिए यूनिवर्स उनकी समझ से बाहर रह जाएगी, हमारे लिए नहीं, क्योंकि हम अपने जीन्स और इन्वायरमेंट से बंधे हुए नहीं हैं। हम अपना इन्वायरमेंट बदल सकते हैं, नॉलेज बना सकते हैं और पॉसिबिलिटीज को इन्फिनिट तक ले जा सकते हैं। अगर हम फ्यूचर में अपने जीन्स को बदलना चाहें ताकि हम और बेटर सरवाइव कर सकें तो ये भी पॉसिबल है। जीन्स बदलना इंसानियत को कम नहीं करेगा, क्योंकि हम इंसान इसलिए हैं क्योंकि हम एक्सप्लेनेटरी नॉलेज क्रिएट कर सकते हैं, ना कि जीन्स की एक फिक्स्ड सेट की वजह से।
जैसे हम कपड़े पहनते हैं और टेलीस्कोप्स यूज करते हैं, वैसे ही जीन्स बदलना भी एक इम्प्रूवमेंट ही है। हमारे 2 थम्स हों या ज़्यादा मेमोरी कैपेसिटी, हर प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है अगर हम रोबोट्स, ग्लव्स या कंप्यूटर्स बना लें। इस तरह से हम सब लिमिटेशंस को पार कर सकते हैं। कुछ लोग जैसे मार्टिन रीज कहते हैं कि कहीं ऐसी इंटेलिजेंस हो सकती है जो हमसे ज़्यादा एडवांस्ड हो और हम उनकी बातें समझ ही ना सकें, जैसे चिंपैंजी क्वांटम थ्योरी नहीं समझ सकते। लेकिन ये गलत है। अगर हमें स्पीड और मेमोरी चाहिए तो हम कंप्यूटर्स यूज़ कर सकते हैं। अगर कुछ और चाहिए हम और टूल्स बना सकते हैं। अगर कोई इंटेलिजेंस ऐसी चीज़ जानती है जो हम नहीं जान सकते, तो उसका मतलब है कि वर्ल्ड अनएक्सप्लेन्ड है, और ये तो सुपर नेचुरल क्लेम जैसा हो जाएगा। और हमने तो सुपर नेचुरल को रिजेक्ट किया है क्योंकि वो बैड एक्सप्लेनेशन है। डेविड ड्यूश कहते हैं कि हमारी रीच बेसिकली एक्सप्लेनेटरी नॉलेज की रीच जैसी है। एक इन्वायरमेंट में ओपन एंडेड नॉलेज क्रिएशन तभी होगा जब हम मैटर, एनर्जी और एविडेंस को एक्सेस कर सकें। अर्थ पे ये तीनों बहुत ज़्यादा है। मून पे भी मास, एनर्जी और एविडेंस हैं, बस हमें ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा। पर हम यूनिवर्सल कंस्ट्रक्टर हैं। एक बार सही नॉलेज मिल गई तो प्रॉब्लम्स सिर्फ टेम्परेरी होंगी, उनका परमानेंट सोल्यूशन हम निकाल लेंगे। इसीलिए मैटर, एनर्जी और एविडेंस के अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए इन्फिनिट नॉलेज क्रिएशन के लिए। प्रॉब्लम्स हमेशा रहेंगी, पर कोई प्रॉब्लम ऐसी नहीं जो सॉल्व नहीं हो सकती। हम जब भी नॉलेज क्रिएट करते हैं नई प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन वो सॉल्व भी हो सकती हैं। हमारी स्पीशीज को एक्सटिंक्शन से बचाना हो या प्लेनेट को मैनेज करना हो, ये स्पेस में कॉलोनीज बनाना हो, ये सब होगा अगर हम नॉलेज बनाते रहें। हमारी मोरालिटी और गोल्स भी इम्प्रूव हो सकते हैं। कुछ लोग परफेक्ट सोसाइटी की बात करते हैं, पर परफेक्ट स्टेट कभी नहीं आएगा, क्योंकि हम हमेशा आगे बढ़ेंगे और नए प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे। यही एनलाइटनमेंट की सोच है कि प्रोग्रेस पॉसिबल है और डिजायरेबल भी। एनलाइटनमेंट के 2 रास्ते थे। एक रूट कॉन्टिनेंटल एनलाइटमेंट परफेक्शन की जल्दी में डॉगमेटिक हो गया। फ्रेंच रिवॉल्यूशन जैसे इवेंट्स आए। ब्रिटिश एनलाइटमेंट वाला रास्ता फेलिबिलिज्म पर बेस्ड था, छोटी छोटी इंप्रूवमेंट्स, इन्फिनिट फ्यूचर तक। डेविड ड्यूश इसी ब्रिटिश एनलाइटमेंट की बात करते हैं। यही सक्सेस का रास्ता है। अब हम सबसे टिपिकल इन्वायरमेंट पर चलते हैं। इंटरगैलेक्टिक स्पेस, जहां कुछ नहीं है, पर एक्चुअली वहां भी बिलियंस टन्स मैटर है हर सोलर सिस्टम साइज्ड क्यूब में। हाइड्रोजन है, हम ट्रांसम्यूटेशन से उसे किसी भी एलिमेंट में बदल सकते हैं अगर हमें टेक्निक्स पता हो तो। एनर्जी न्यूक्लियर फ्यूजन से मिल जाएगी। एविडेंस हमें फेंट लाइट से मिल जाएगा, जिससे हम गैलेक्सीज, स्टार्स, प्लैनेट्स सब ऑब्जर्व कर सकते हैं। हम सिंथेटिक लाइफ या बायोकेमिस्ट्री एक्सपेरिमेंट्स स्पेस स्टेशन में भी कर सकते हैं। अच्छे टेलीस्कोप से हम लाइफ और क्लाइमेट डिटेक्ट कर सकते हैं दूर के प्लैनेट्स पर। ऐसे इन्फिनिट एविडेंस हमेशा आते रहेंगे। इस तरह से कोई भी इन्वायरमेंट जैसे इंटरगैलेक्टिक स्पेस भी नॉलेज क्रिएशन के लिए सूटेबल हो सकती है, और हमें पता चलता है कि पूरा यूनिवर्स नॉलेज फ्रेंडली है। अगर हम सही नॉलेज ला सकते हैं तो सब जगह हम अपना इन्फ्लुएंस फैला सकते हैं। अभी ज़्यादा जगह नॉलेज नहीं क्रिएट हो रही क्योंकि हम बहुत ही अर्ली स्टेज में हैं, लेकिन फ्यूचर में नॉलेज क्रिएशन पूरे यूनिवर्स में फैल सकता है। फिर ऐसा लगेगा कि हर जगह एक स्पार्क ऑफ नॉलेज आग लगा रही है, इन्वायरमेंट को ट्रांसफॉर्म कर रही है, कॉम्प्लेक्सिटी और यूनिवर्सैलिटी को क्रिएट कर रही है। डेविड ड्यूश कहते हैं कि इस तरह हम देखते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ मेडियोक्रिटी और स्पेसशिप अर्थ दोनों ही गलत है। इंसान या लोग सबसे सिग्निफिकेंट फिनोमेना है, क्योंकि नॉलेज सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। हम इन्वायरमेंट से सपोर्टेड नहीं हैं, हम खुद सपोर्ट सिस्टम बना सकते हैं। हम एक ऐसा स्पार्क हैं जो इन्फिनिट प्रोग्रेस शुरू कर सकता है। डेविड ड्यूश कहते हैं कि जैसे हमारा नॉलेज इवोल्यूशनरी प्रोसेस से आता है, वैसे ही बायोलॉजिकल एडेप्टेशंस भी एक तरह की इवोल्यूशन है। जीन्स रैंडम चेंजेस से इवॉल्व होते हैं और नेचुरल सिलेक्शन उन्हें चुनता है। ह्यूमंस में नॉलेज क्रिटिसिज्म और कंजक्चर से बनती है। दोनों का प्रोसेस सिमिलर भी है और अलग भी।
अब हम देखते हैं कि बायोलॉजिकल एडेप्टेशंस को कैसे एक्सप्लेन किया गया और क्या मिसकॉन्सेप्शन हुए इवोल्यूशन को लेकर। क्रिएशनिज्म कहता है कि सुपर नेचुरल बीइंग्स ने सब डिजाइन किया, लेकिन ये तो द गॉड्स डिड इट जैसा बैड एक्सप्लेनेशन है। नॉलेज कहाँ से आई इन सुपर नेचुरल बीइंग्स के पास? उसका कोई जवाब नहीं। प्लस बायोस्फीयर में बहुत फ्लॉड डिजाइन्स हैं जो कैसे किसी परफेक्ट डिजाइनर की क्रिएशन हो सकते हैं। ये प्रॉब्लम ऑफ इविल और सफरिंग भी उठाता है। हम गॉड के एग्जिस्टेंस पे कमेंट नहीं कर रहे हैं, बस हम कहते हैं कि इस तरह के एक्सप्लेनेशन से बायोस्फीयर एक्सप्लेन नहीं होता। स्पॉन्टेनियस जेनरेशन भी एक पुराना आइडिया था कि ऑर्गेनिजम्स बिना एंसेस्टर्स के डेड मैटर से बन जाते हैं। ये भी गलत निकला। बिना नॉलेज के कॉम्प्लेक्स लाइफ या डिजाइन या एडेप्टेशन कैसे आएगा? क्रिस्टल और रेनबो जैसा पैटर्न बन सकता है बिना नॉलेज के, पर एक माउस जैसा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म नहीं। विलियम पेले का आर्गुमेंट फ्रॉम डिजाइन ये पॉइंट उठाता है कि वॉच को देख के समझ में आता है कि कोई डिजाइनर होगा। माउस आइज को देख के भी लगता है डिजाइनर होगा, पर अगर हम डिजाइनर को ब्लेम करें तो डिजाइनर को भी कोई डिजाइन करने वाला चाहिए। ये इन्फिनिट रिग्रेस हो जाता है। हम अब जानते हैं कि नॉलेज बिना डिजाइनर के इवोल्यूशन से भी आ सकता है। पहले ने सही सवाल उठाया कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के पर्पसफुली अरेंज्ड पार्ट्स हमें बताते हैं कि नॉलेज एम्बॉडीड है। वो गलत इसलिए हुए क्योंकि उन्होंने अज्यूम किया कि ऐसा नॉलेज सिर्फ एक ह्यूमन टाइप डिजाइनर से ही आ सकता है। डार्विनियन इवोल्यूशन एक्सप्लेन करेगा कि ये नॉलेज कैसे आई बिना किसी सुपरनेचुरल हेल्प के। जब डार्विन से पहले लोगों ने सोचा कि शायद बायोस्फीयर ग्रेजुअल स्टेप्स में आया होगा, तो उनका इवोल्यूशन से मतलब सिर्फ कोई भी स्लो इंप्रूवमेंट था। चार्ल्स डार्विन ने अपनी थियरी को इवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन बोला, पर बेटर होता अगर उससे वो वेरिएशन और सिलेक्शन कहते, क्योंकि इम्प्रूवमेंट से सिर्फ ये नहीं पता चलता कि इम्प्रूवमेंट के लिए जो नॉलेज चाहिए वो कहाँ से आई। अगर शुरू से ही ये नॉलेज थी तो वो क्रिएशनिज्म है, अगर वो ऐसे ही हो गई तो वो स्पॉन्टेनियस जेनरेशन है। लेमार्कसिज्म, जो जेन बैप्टिस्ट लेमार्क ने प्रपोज किया, कहता था कि ऑर्गेनिजम्स अपने जिंदगी में जो चेंजेस अचीव करते हैं वो उनके ऑफस्प्रिंग इनहेरिट कर लेते हैं। जैसे अगर जिराफ अपनी गर्दन को स्ट्रेच करते रहे तो अगली जनरेशन में गर्दन थोड़ी लंबी होगी। पर यह थियरी इग्नोर करती है कि कैसे नई नॉलेज बनी। जो भी चेंजेस ऑर्गेनिजम्स अपनी लाइफ में करता है उनके पीछे ऑलरेडी जीन्स के फॉर्म में नॉलेज होती है। लेमार्क्सिज्म ये एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि वो जीन्स की नॉलेज कहाँ से आई। ये लॉजिक इंडक्टिविज्म जैसा है, एज्यूम करना कि नई नॉलेज ऐसे ही एक्सपीरियंस से आ जाएगी बिना कंजक्चर क्रिटिसिज्म प्रोसेस के। डार्विन की थियरी का मॉडर्न फॉर्म नियो डार्विनिज्म है, जिसमें हम कहते हैं कि जीन्स जो सबसे अच्छे तरीके से पॉपुलेशन में स्प्रेड होते हैं वो आगे डोमिनेट करते हैं। लोग गलत समझ लेते हैं कि इवोल्यूशन स्पीसीज के भले के लिए होता है, ऐसा नहीं है। इवोल्यूशन बस उन जीन्स को फेवर करता है जो खुद को ज्यादा पास ऑन करते हैं। अगर एक एग्जांपल से देखें तो मान लीजिए कि अगर एक स्पीसीज में सब आइडियल टाइम पर घोंसला बनाते हैं, नेस्ट, और अच्छी पॉपुलेशन होती है, फिर एक जीन ऐसा आया जो थोड़ा जल्दी नेस्ट करता है, वो जल्दी वाले को बेस्ट नेस्टिंग साइट्स मिल जाएंगी और ये उनके ऑफस्प्रिंग को एडवांटेज देगा, चाहे स्पीसीज ओवरऑल लूज करे। धीरे धीरे वो अर्ली नेस्टिंग जीन्स ही डोमिनेट करेंगी, पॉपुलेशन कम हो जाएगी और जीन्स खुश हैं क्योंकि वो स्प्रेड हो गई। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट भी कभी कभी मिसलीड करता है, क्योंकि हम सोचते हैं कि फिटेस्ट मतलब सबसे अच्छा ऑर्गेनिज्म के लिए, पर फिटेस्ट का मतलब है वो जीन्स जो सबसे इफेक्टिवली अपनी कॉपीज बना सकें। कभी कभी ये स्पीसीज या इंडिविजुअल के लिए भी बुरा हो सकता है, जैसे पिकॉक के लार्ज कलरफुल टेल्स स्पीसीज के लिए बर्डन है, पर फिर भी वो जीन्स स्प्रेड होते हैं। जीन्स एक तरह के रेप्लिकेटर्स हैं, आइडियाज भी रेप्लिकेटर्स हो सकते हैं, इन्हें मीम्स कहते हैं। आइडियाज जो हमें दूसरों को बताने पे मजबूर करते हैं वो फेल हो जाते हैं। कुछ आइडियाज का फॉर्म हर कॉपी पे चेंज होता है, लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि आइडिया सेम है। जीन्स और मीम्स अब्स्ट्रैक्ट रेप्लिकेटर्स हैं।
इंफॉर्मेशन की ऐसी फॉर्म जो वंस एम्बॉडीड हो जाए तो सर्वाइव करती हैं, क्योंकि वो अपनी कॉपिंग कॉज करती हैं। डार्विनियन इवोल्यूशन अगर गलत होता तो हमें ऐसी ऑब्जर्वेशंस मिलती जो दिखाती कि नॉलेज बिना वेरिएशन सिलेक्शन के ही आ गई। जैसे कोई कॉम्प्लेक्स एडेप्टेशन बिना एंसेस्टर के या बिना ग्रेजुअल स्टेप्स के आ गया हो, या कोई म्यूटेशन हमेशा हेल्पफुल हो, जैसे लैमार्क ने सोचा था। अगर ऐसा एविडेंस मिलता तो डार्विनिज्म रिफ्यूट हो जाता, पर ऐसा नहीं है। रैबिट के फॉसिल अगर गलत स्टेटा में मिल जाए तो हम शायद अर्थ की हिस्ट्री के कुछ डिटेल्स को बदलेंगे, लेकिन स्टिल रैंडम गॉड्स डिड इट पर नहीं जाएंगे। फिजिक्स में फाइन ट्यूनिंग प्रॉब्लम आती है। कुछ कांस्टेंट्स अगर थोड़े से अलग होते तो लाइफ पॉसिबल नहीं होती। कुछ लोग कहते हैं ये एविडेंस है कि कोई सुपरनेचुरल बीइंग ने इन कांस्टेंट्स को सेट किया होगा, पर यह अगेन क्रिएशनिज्म जैसा बैड एक्सप्लेनेशन है। अगर हम इन्फिनिट पैरेलल यूनिवर्सेस को एज्यूम करें जिसमें हर तरह के कांस्टेंट्स हों, तो एंथ्रोपिक रीजनिंग कहती है कि हम बस उन यूनिवर्सेस में एग्जिस्ट कर सकते हैं जहां लाइफ पॉसिबल है। लेकिन ये लॉजिक अधूरा है, क्योंकि ऐसी रीजनिंग से हम ऐसे यूनिवर्स प्रिडिक्ट नहीं कर सकते जैसा हम देखते हैं। जब कांस्टेंट्स बहुत हों तो एंथ्रोपिक रीजनिंग कहती है कि हम एज पर होंगे जहां लाइफ बस पॉसिबल हो पाए। फिर फर्मीज प्रॉब्लम आती है कि एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल सिविलाइजेशंस क्यों नहीं दिख रही। एंथ्रोपिक लॉजिक से हम कोई अच्छा एक्सप्लेनेशन नहीं बना सकते। सब गलत एक्सप्लेनेशंस यानी क्रिएशनिज्म, लेमार्क्सिज्म, स्पॉन्टेनियस जनरेशन किसी न किसी तरह नॉलेज के सोर्स को इग्नोर या सुपरनेचुरल बना देते हैं। पर रियल क्रिएशन डार्विनियन वेरिएशन सिलेक्शन से या ह्यूमन क्रिएटिव थॉट से होता है। क्रिएशन जिंदा है जब साइंटिस्ट नए आइडियाज समझ जाते हैं, या जब एक जीन की नई कॉम्बिनेशन ऐसी हो जाती है जो ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव और रिप्रोड्यूस करने में हेल्प करती है। क्रिएशनिज्म इसे सुपरनेचुरल राल में डाल देता है, मतलब डिनाई करता है कि असली क्रिएशन हुआ ही नहीं। वो बस कहते हैं कि नॉलेज जस्ट हैपेंड, किसी अनसीन और एक्सप्लेनेशन लेस एंटिटी से। सो आयरनी ये है कि डार्विनियन इवोल्यूशन और पोपेरियन थियरी ऑफ नॉलेज दोनों एक्चुअल क्रिएशन को एक्सप्लेन करते हैं, जबकि क्रिएशनिज्म और दूसरी थियरीज जो नाम से क्रिएशन को क्लेम कर रही थी वो असल में क्रिएशन को नहीं समझ पाई। नॉलेज बनाने का ये प्रोसेस इन्फिनिट तरीके से आगे बढ़ सकता है, और यही द बिगनिंग ऑफ इन्फिनिटी का कोर है। फिजिक्स के दो सबसे गहरी थियरीज, आइंस्टीन की जनरल रिलेटिविटी और क्वांटम थियरी, दुनिया को बहुत ही अजीब तरीके से एक्सप्लेन करती हैं। हम सोचते हैं कि हम ग्रेविटी को फील करते हैं, पर आइंस्टीन कहते हैं कि एक्चुअली कोई ग्रेविटी फोर्स नहीं है। जब आप हाथ सीधा रखते हो तो आप ऊपर से हाथ को ढकेल रहे हो ताकि वो सीधा रहे, क्योंकि स्पेस टाइम इटसेल्फ कर्व्ड है। क्वांटम थियरी तो और भी अजीब है। इन थियरीज को समझने के लिए हमें अपने डेली के सोचने के तरीके से बाहर निकलना पड़ता है। जब हम ये डिसाइड करते हैं कि क्या रियल है, एक रूल है, जो चीज़ हमारे बेस्ट एक्सप्लेनेशन में है वो रियल है। अगर बेस्ट एक्सप्लेनेशन कहता है कि कोई फोर्स एग्जिस्ट नहीं करती तो हमें मान लेना चाहिए कि वो फोर्स रियल नहीं है। और प्रॉब्लम ये है कि डेली चीज़ें बहुत कॉम्प्लेक्स होती हैं अगर उन्हें एटम लेवल पर स्टडी करें। एक चाय बनाने के लिए पानी को बॉईल करना, फिर पानी के मॉलिक्यूल्स की एग्जैक्ट पोजीशन प्रेडिक्ट करना इम्पॉसिबल। सब सुपर कंप्यूटर्स मिलके भी एज ऑफ यूनिवर्स तक कैलकुलेट नहीं कर सकते। पर इस कॉम्प्लेक्सिटी में से कुछ हायर लेवल सिंप्लिसिटी निकलती है। ये हायर लेवल सिंप्लिसिटी इमर्जेंस कहलाती है। जैसे हम पानी को बॉईल करने का टाइम अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं, बस उसके मास, केटल की पावर और कुछ बबल फॉर्मिंग साइट्स के बारे में जानकर। हमें हर एक मॉलिक्यूल की डिटेल नहीं चाहिए। इमर्जेंस का मतलब है कि कुछ फिनोमेना आपस में इंटरैक्ट करके एक लेयर बनाते हैं जहां उनके ऊपर अच्छी एक्सप्लेनेशंस बिना माइक्रोस्कोपिक डिटेल्स के हो जाती हैं। पर सब फिनोमेना इमर्जेंट नहीं होती। बहुत सारे माइक्रोस्कोपिक डिटेल्स होते हैं जिनके लिए हमारे पास कोई सिंपल इमर्जेंट एक्सप्लेनेशन नहीं होता। अच्छा है कि हमें उन सब डिटेल्स की जरूरत है। लोग कहते हैं कि साइंस हमेशा सबको कंपोनेंट्स में तोड़ के एक्सप्लेन करती है, इसे रिडक्शनिज्म कहते हैं।
लेकिन रिडक्शनिज्म हर जगह वैलिड नहीं है। कभी कभी हमें हायर लेवल एक्सप्लेनेशंस का सहारा लेना पड़ता है। इस तरह के इमर्जेंट एक्सप्लेनेशन से पता चलता है कि सब कुछ एटम्स में रिड्यूस करके समझना पॉसिबल या ज़रूरी नहीं है। कभी कभी हायर लेवल एक्सप्लेनेशन ही फंडामेंटल होता है। थर्मोडायनेमिक्स का सेकेंड लॉ की एंट्रोपी बढ़ जाती है, एटम लेवल पर डायरेक्टली डिराइव करना इजी नहीं है। शायद हमें पता ही ना हो कि एटम लेवल से वो लॉ पूरा निकल सकता है या नहीं, पर फिर भी वो हाई लेवल लॉ फंडामेंटल है हमारे लिए। रिडक्शनिस्ट सोचते हैं कि हमें सिर्फ लो लेवल लॉज देखने चाहिए। होलिस्ट बोलते हैं सब कुछ होल्स से ही समझो। दोनों गलत हैं। हमें बस अच्छा एक्सप्लेनेशन चाहिए, चाहे वो लो लेवल से आए या हाई लेवल से। अब हम बात करते हैं अब्स्ट्रैक्शंस की। अब्स्ट्रैक्ट चीजें फिजिकल नहीं होती पर रियल होती हैं, जैसे प्राइम नंबर्स, इन्फिनिट सेट्स, मोरल वैल्यूज, ब्यूटी। ये सब रियल हैं क्योंकि उनके बिना हम कई फिनोमेना एक्सप्लेन नहीं कर सकते। माइंड बॉडी प्रॉब्लम में लोग सोचते हैं कि अगर सब कुछ फिजिक्स से डिसाइड होता है तो सोच यानी माइंड का क्या रोल है। लेकिन हमने देखा कि अब्स्ट्रैक्शंस इंक्लूडिंग सोच, नॉलेज, मोरालिटी इन्फ्लुएंस रखती हैं। कॉजेशन भी एक अब्स्ट्रैक्शन है। लॉज ऑफ फिजिक्स अपने आप में कॉज इफेक्ट नहीं कहते, बस स्टेट्स बता देते हैं। कॉजेशन समझने के लिए हायर लेवल एक्सप्लेनेशन जरूरी है। इसका मतलब अब्स्ट्रैक्शन रियल है क्योंकि हम उनके बिना एक्सप्लेनेशन नहीं कर सकते। ह्यूमन माइंड में थियरीज बनती हैं जो इन्फिनिट सेट्स, प्राइम नंबर्स, मोरल्स को हैंडल कर सकती हैं। प्लेटो सोचते थे कि ये सब सुपरनैचुरल से आता है, पर हम जानते हैं कि नॉलेज कंजेक्चर और क्रिटिसिज्म से आती है, चाहे वो मैथ हो, मोरल हो या साइंस। मोरल फिलॉसफी या एस्थेटिक्स जैसे फील्ड्स में भी हम गुड एक्सप्लेनेशंस ढूंढ सकते हैं। यू कांट डिराइव एन ऑट फ्रॉम एन इज, ये बोलना डेविड ड्यूश के हिसाब से सही है, पर हम मोरालिटी को फैक्ट से क्रिटिसाइज कर सकते हैं। कुछ मोरल सोच गलत होते ही फैक्चुअली गलत अजम्पशंस भी लेकर चलती हैं। ट्रू मोरल अंडरस्टैंडिंग और ट्रू फैक्चुअल अंडरस्टैंडिंग हमेशा कनेक्टेड होती हैं, क्योंकि सब नॉलेज एक दूसरे से जुड़ी हुई एक्सप्लेनेशंस का हिस्सा होती हैं। इसलिए अब्स्ट्रैक्शंस रियल हैं। वो हमारी वर्ल्ड समझने में हेल्प करते हैं, ना सिर्फ इस फिजिकल वर्ल्ड को बल्कि उन सब चीज़ों को जो फिजिकल नहीं है। मोरल राइट और रॉन्ग, ब्यूटी, मैथ के इन्फिनिट सेट्स, ये सब एग्जिस्ट करते हैं क्योंकि हमारे बेस्ट एक्सप्लेनेशंस इन्हें यूज करते हैं। इन शॉर्ट, रियलिटी में इमर्जेंट लेयर्स हैं जहां अब्स्ट्रैक्शंस फंडामेंटल रोल प्ले करते हैं। हम इसलिए प्रोग्रेस करते हैं क्योंकि हम एक्सप्लेनेशंस बनाते हैं, उन्हें क्रिटिसाइज करते हैं और उनमें से कुछ नॉलेज की इमर्जेंट लेयर्स पर काम करते हैं। यही रियलिटी ऑफ अब्स्ट्रैक्शंस का मेन आइडिया है। पुराने ज़माने के लिखने के तरीके यानी राइटिंग सिस्टम्स में शुरू में सिर्फ पिक्चर वाले सिंबल्स थे, जिन्हें हम पिक्टोग्राम्स कहते हैं। जैसे सूरज बनाने के लिए एक छोटा सा डॉट और उसके चारों तरफ एक सर्कल, सन के लिए ये यूज होता था। पर दिक्कत ये है कि हर वर्ड के लिए एक अलग पिक्टोग्राम बनाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि लैंग्वेज में हजारों वर्ड्स होते हैं और हर नया पिक्टोग्राम सबको समझना भी मुश्किल होता है। लोगों ने थोड़े स्मार्टर रूल्स लगाए, जैसे दो वर्ड्स को मिला के एक नया वर्ड के साउंड को अप्रॉक्सीमेट करना। इस तरह के रूल्स ऑल्दो परफेक्ट नहीं थे, पर उन्हें यूज करके लैंग्वेज के ज्यादा वर्ड्स लिखना पॉसिबल हो गया। ये रूल्स उनको एक छोटा सा जंप टू यूनिवर्सैलिटी दे रहे थे, क्योंकि अब हर वर्ड के लिए नया सिंबल बनाना जरूरी नहीं था, बस उनसे मिलते जुलते साउंड्स को कंबाइन करके नया वर्ड लिख सकते थे। ऐसे ही धीरे धीरे अल्फाबेट्स इवॉल्व हुए, छोटे सेट ऑफ सिंबल्स A, B, C, सो ऑन, जो लैंग्वेज के हर साउंड को रिप्रेजेंट कर सके। अल्फाबेट ने हर पॉसिबल वर्ड को रिप्रेजेंट करना आसान बना दिया। अल्फाबेट का ये पावर एक यूनिवर्सैलिटी है, एक रूल बेस्ड सिस्टम जो हर वर्ड सही लिख सकता है, इवन फ्यूचर के वर्ड्स भी। ऐसे ही स्टोरी नंबर्स की भी है। शुरू में टेली मार्क्स होते थे, जैसे लाइन 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 लाइन, हर एक बकरी या आइटम के लिए एक लाइन। पर यह सिस्टम बहुत बड़ा था, उलझा हुआ, बड़े नंबर्स हैंडल करना मुश्किल था, कंपेयर या ऐड सब्ट्रैक्ट करना बहुत स्लो। फिर लोगों ने ग्रुपिंग स्टार्ट की, जैसे 5 लाइंस के बाद एक स्फेरिकल सिंबल, और कॉम्प्लेक्स न्यूमेरल्स जैसे रोमन न्यूमेरल्स। लेकिन रोमन न्यूमेरल्स फुली यूनिवर्सल नहीं थे अरिथमेटिक के लिए, क्योंकि उनमें हमेशा सबसे बड़ा सिंबल
के ऊपर लिमिट थे। फिर भारत में यानी इंडिया में ऐसा न्यूमेरल सिस्टम बना जिसमें 0 से 9 डिजिट्स और प्लेस वैल्यूज यूज हुई। ये डेसिमल पोजिशनल सिस्टम यूनिवर्सल हो गया, चाहे कितना भी बड़ा नंबर हो उसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये भी एक जंप टू यूनिवर्सैलिटी था। पर मजे की बात यह है कि सब एडवांटेजेस होने के बावजूद पुराने जमाने में लोग यूनिवर्सल सिस्टम से अडॉप्ट करने से कतराते थे। हो सकता है उनके कल्चर में प्रोग्रेस और अब्स्ट्रैक्शन को उतना वैल्यू न दी जाती हो। यूनिवर्सैलिटी के बारे में ये पैटर्न नजर आते हैं। लोग छोटे इंप्रूवमेंट्स करते हुए किसी एक स्मॉल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं और अचानक एक इंप्रूवमेंट उनके सिस्टम को यूनिवर्सल बना देती है, पर उनको खुद नहीं पता चलता कि उन्होंने इतना पावरफुल कॉन्सेप्ट क्रिएट कर दिया है। जैसे प्रिंटिंग में सबसे पहले पेजेस के लिए प्योर प्लेट्स बनाते थे, फिर मूवेबल टाइप आया, हर लेटर के लिए अलग मेटल पीस, और एक ही प्रिंटिंग प्रेस से हर पॉसिबल टेक्स्ट प्रिंट हो सकता था। ये प्रिंटिंग का जंप टू यूनिवर्सैलिटी था। वीविंग में जकार्ड लूम आया जिसमें पैटर्न्स पंच कार्ड से कंट्रोल होते थे। अब लूम यूनिवर्सल हो गया पैटर्न डिजाइन के लिए। यही कंप्यूटर के फील्ड में चार्ल्स बेबेज का डिफरेंस इंजन एक मैकेनिकल कैलकुलेटर था। पर अगर वो थोड़ा रूल बदल देता, पंच्ड कार्ड्स ऐड करता और मशीन से खुद नए इंस्ट्रक्शंस पढ़वा देता तो एनालिटिकल इंजन बन जाता एक यूनिवर्सल क्लासिकल कंप्यूटर। बेबेज और एडा लोवलेस समझ गए कि एक यूनिवर्सल कंप्यूटर हर तरह की कैलकुलेशन, सिमुलेशन, अलजेब्रा, चेस, म्यूजिक कंपोज सब कुछ कर सकता है, पर उनका आइडिया प्रैक्टिकल नहीं हो पाया और कंप्यूटर्स को फुल्ली रियलाइज होने में दूसरे वर्ल्ड वार तक वेट करना पड़ा। वॉर टाइम में इनिएक, कोलोसस जैसे कंप्यूटर्स बने, पर उनका पर्पस नैरो था। बाद में लोगों ने रियलाइज किया कि अगर मशीन यूनिवर्सल है तो उसे हर काम के लिए प्रोग्राम कर सकते हैं, बस इंस्ट्रक्शंस बदल दो। इस तरह 1970s के आसपास माइक्रो प्रोसेसर इन्वेंशन के बाद सब चीजें प्रोग्राम से कंट्रोल होने लगी। वॉशिंग मशीन से लेकर सुपर कंप्यूटर्स तक सब यूनिवर्सल क्लासिकल कंप्यूटर का प्रिंसिपल यूज करते हैं। एक डिजिटल कंप्यूटर सब कुछ अप्रॉक्सीमेट कर सकता है क्योंकि डिजिटल सिस्टम्स एरर करेक्शन कर सकते हैं। एनालॉग सिस्टम्स ये नहीं कर सकते, इसलिए एनालॉग कंप्यूटेशन कभी यूनिवर्सल नहीं हो सकता। यूनिवर्सैलिटी हमेशा डिजिटल सिस्टम्स में आती है क्योंकि इन्फिनिट या बहुत बड़े ऑपरेशंस तभी रिलायबली पॉसिबल हैं जब आप एरर करेक्ट करते हैं। ये प्रिंसिपल्स लैंग्वेज, राइटिंग, नंबर्स, कंप्यूटिंग सब में दिखाई देता है। हमारी स्पीच भी डिस्क्रीट साउंड्स यूज करती है ताकि मेमोरी और रिपीटेबिलिटी पॉसिबल हो। ये सब यूनिवर्सल सिस्टम्स अर्थ पर बने, सब ह्यूमन नॉलेज के अंदर, पर एक एक्सेप्शन है, जेनेटिक कोड। डीएनए का कोड जो जिंदगी बनाता है, ये भी एक तरह का यूनिवर्सल कोड है अपने डोमेन में। एक कोड जो पहले सिर्फ बैक्टीरिया स्पेसिफाई करता था, आज वही कोड कॉम्प्लेक्स ब्रेन्स, हार्ट्स, विंग्स, इम्यून सिस्टम्स सब स्पेसिफाई करता है। ये एक और जंप टू यूनिवर्सैलिटी जैसा लगता है जो बिलियंस ऑफ सालों से स्टेबल है, लेकिन हम अभी पूरी तरह नहीं समझ पाए कि जेनेटिक कोड की यूनिवर्सैलिटी किस चीज में है। शायद वो लाइफ फॉर्म्स के लिए यूनिवर्सल कंस्ट्रक्टर है, बट अभी ये मिस्ट्री है। डेविड ड्यूश कहते हैं कि सबसे सिग्निफिकेंट यूनिवर्सैलिटी इंसानों के पास है। हम यूनिवर्सल एक्सप्लेनर्स हैं। हम इतने यूनिवर्सल हैं कि हम नॉलेज क्रिएट करके कोई भी पैरोकियल लिमिट तोड़ सकते हैं, स्लो हो या फास्ट। हम सब कॉन्स्ट्रेंट से बाहर निकल सकते हैं अगर हम केओटिक इन्वायरमेंट में नॉलेज क्रिएट करना चाहें। यही रियल बिगिनिंग ऑफ इन्फिनिटी है, हमारी कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड, एक्सप्लेन और फिर यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स को अपने फायदे के लिए यूज करना। डेविड ड्यूश ने हमें बताया कि अल्फाबेट्स, डेसिमल सिस्टम, मूवेबल टाइप, जकार्ड लूम्स, मैकेनिकल कैलकुलेटर्स और कंप्यूटर सब एक पैटर्न फॉलो करते हैं। इंक्रीमेंटल इंप्रूवमेंट करके एक स्टेज पर आते हैं जब वो यूनिवर्सल बन जाते हैं। ये जंप्स टू यूनिवर्सैलिटी पहले शायद सिर्फ चांस से होते थे, पर एनलाइटनमेंट के बाद हम डेलिबरेटली यूनिवर्सैलिटी ढूंढते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि यूनिवर्सल एक्सप्लेनेशंस प्रोग्रेस लाते हैं। डिजिटल नेचर और एरर करेक्शन इन सब प्रोसेसेस का फाउंडेशन है, और सबसे बड़ी बात, हम ह्यूमंस यूनिवर्सल एक्सप्लेनर्स हैं जिससे हम एंडलेस प्रोग्रेस की उम्मीद रख सकते हैं। आर्टिफिशियल क्रिएटिविटी।
एलन ट्यूरिंग ने 1936 में क्लासिकल कंप्यूटेशन की थ्योरी शुरू की और वर्ल्ड वॉर II के दौरान पहले यूनिवर्सल क्लासिकल कंप्यूटर्स बनाने में हेल्प किया। वो मॉडर्न कंप्यूटिंग के फादर के नाम से जाने जाते हैं। ट्यूरिंग बेबेज और लवलेस से अलग समझ गए थे कि यूनिवर्सल कंप्यूटर हर चीज़ सिमुलेट कर सकते हैं। इसलिए प्रिंसिपल से देखा जाए तो AI पॉसिबल है। 1950 में उन्होंने एक पेपर लिखा, कंप्यूटिंग मशीनरी एंड इंटेलिजेंस, जिसमें उन्होंने एक टेस्ट प्रपोज किया जिसे आज हम ट्यूरिंग टेस्ट कहते हैं। ये टेस्ट कहता है कि अगर कोई प्रॉब्लम एक इंसान जैसी सोच दिखाए और हम जज नहीं कर पाए कि वो इंसान है या मशीन, तो हम कह सकते हैं कि मशीन सोच सकती है। ट्यूरिंग टेस्ट सिंपली कहता है कि प्रोग्राम को एक इंसान के साथ टेक्स्ट बेस्ड कन्वर्सेशन करनी होगी और इंसान जज को ये डिसाइड करना होगा कि क्या दूसरी तरफ से रिप्लाई करने वाला सच्चा इंसान है या प्रोग्राम है। अगर इंसान जज कंफ्यूज हो जाए तो प्रोग्राम टेस्ट पास कर गया। इस टेस्ट ने बहुत से रिसर्चर्स को एनकरेज किया कि वो ऐसे प्रोग्राम्स लिखें जो ह्यूमन लाइक रिस्पॉन्सेस दे सकें। 1964 में जोसेफ विजेनबॉम ने एलिजा प्रोग्राम लिखा जो एक साइकोथेरेपिस्ट जैसा बिहेव करता था। एलिजा की स्ट्रेटजी सिंपल थी, यूजर के सेंटेंसेस से कुछ कीवर्ड्स ढूंढकर प्री सेट टेम्पलेट से रिप्लाई बनाना। जैसे अगर यूजर बोले आई हेट माई जॉब, तो एलिजा कीवर्ड्स हेट और माई जॉब को आइडेंटिफाई करेगी और शायद कहेगी कि व्हाट डू यू हेट मोस्ट अबाउट योर जॉब। इस तरह के रिप्लाईज बनाने के लिए एलिजा के पास बस प्री डिफाइंड रूल्स और कीवर्ड्स थे। शॉकिंग बात यह हुई कि कई लोग एलिजा से फूल हो गए या कम से कम इंटरैक्ट करते हुए सोचते रहे कि शायद प्रोग्राम समझ रहा है। ये देख के वेजेनबॉम शॉक हुए और उन्होंने वार्निंग दी कि हम कंप्यूटर्स के साथ बात करते उन्हें सोचने वाले बीइंग्स न समझ लें, क्योंकि एलिजा जैसा प्रोग्राम समझता कुछ नहीं था, बस प्री सेट आंसर्स दे रहा था। ट्यूरिंग टेस्ट से इंस्पायर्ड लोगों ने सोचा कि हम AI बनाने के करीब हैं, पर एलिजा जैसा अप्रोच आज तक इम्प्रूव नहीं हुआ। 2011 में भी चैटबॉट एलिजा के वर्जन्स, जिन्हें हम चैटबॉट्स कहते हैं, उतने ही लिमिटेड हैं। वो लोगों के सेंटेंसेस को थोड़ा पार्स करके प्रीसेट रिप्लाईज देते हैं। ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कॉन्वर्सेशंस में वो क्विकली पकड़े जाते हैं क्योंकि उनके आंसर्स का नॉलेज प्रोग्राम बनाने वाले ने पहले से ही इनकोड किया होता है। प्रोग्राम ने खुद कोई नया नॉलेज क्रिएट नहीं किया। अगर हम देखें तो AI फील्ड 1950 से लेके अब तक ट्यूरिंग टेस्ट पास करने में जीरो प्रोग्रेस दिखाई देती है। कंप्यूटिंग की टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ गई, स्पीड, मेमोरी सब बढ़ गए, पर इंटेलिजेंस का कोई साइन नहीं। अब कुछ लोग कहते हैं कि ट्यूरिंग टेस्ट पर फोकस गलत है या फिर बहुत स्पेशलाइज्ड AI फील्ड्स जैसे चेस प्रोग्राम्स सक्सेसफुल है। लेकिन जनरल इंटेलिजेंस जैसे ट्यूरिंग के टेस्ट में रिक्वायर्ड है, वो अभी दूर दूर तक नहीं दिखता। जब ये किताब आई थी तो ChatGPT नहीं था। अभी शायद AI रिवॉल्यूशन को देख के ये थियरी बदल सकती है। डेविड ड्यूश एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक क्वालिया को लेके आते हैं। जैसे ब्लू कलर का सेंसेशन कैसा लगता है ये हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते। ये सारी मिस्टीरियस चीज़ें यानी कॉन्शियसनेस, फ्री विल, क्वालिया हम समझ नहीं पाए। AI बनाने के लिए इन सब कॉन्सेप्ट्स का एक्सप्लेनेशन चाहिए। अगर हम नहीं समझ सकते कि कॉन्शियस एक्सपीरियंस क्या है, हम मशीन में कैसे इम्प्लीमेंट करें, तब तक हम सिर्फ गेस और ट्रिक से AI बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो फेल हो रही है। ट्यूरिंग टेस्ट में बिहेवियरल क्राइटेरिया यूज किए गए हैं, पर अगर हम सिर्फ बिहेवियर पे फोकस करें जैसे चैटबॉट्स तो हम आसानी से बेवकूफ़ बन सकते हैं। रियल AI प्रूव करने के लिए हमें एक्सप्लेनेशन चाहिए कि प्रोग्राम एक्चुअली नॉलेज क्रिएट करता है या नहीं। अगर एक प्रोग्राम सिर्फ प्रोग्रामर की प्री सेट ट्रिक्स यूज करता है तो उसने कुछ नया नहीं सीखा, कोई नई नॉलेज नहीं बनाई, वो एक पपेट है। प्रोग्रामर की क्रिएटिविटी उसके रिप्लाईज में दिख रही है, न कि उसके अपनी क्रिएटिविटी में। सिमिलर कंफ्यूजन आर्टिफिशियल इवोल्यूशन के साथ भी होती है। लोग इवोल्यूशनरी एल्गोरिदम्स चलाते हैं जिसमें रैंडम वेरिएशन और सिलेक्शन से प्रोग्राम बेटर होते दिखते हैं, पर क्या ये एक्चुअल नॉलेज क्रिएशन है या सिर्फ प्रोग्रामर ने इतनी हेल्प दी
कोड और लैंग्वेज के फॉर्म में कि प्रोग्राम चीट कर रहा है। अगर हम सब प्रोग्रामर नॉलेज हटा दें तभी हम जान सकते हैं कि क्या प्रोग्राम खुद से कुछ नया सीख पाएगा। अभी तक एविडेंस नहीं है कि ऐसा कुछ हुआ है। यूनिवर्सल कंप्यूटेशन, यूनिवर्सल लैंग्वेज जैसा डीएनए कोड या यूनिवर्सल प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंड जैसे इंसान, ये सब एग्जाम्पल्स हैं जहां एक जंप टू यूनिवर्सैलिटी से अनप्रेसिडेंटेड कैपेबिलिटीज आई, पर हम इन सब फिनोमेना को समझ नहीं पाए पूरी तरह। जब तक हमको एक्सप्लेन नहीं कर पाते कि फ्री विल, कॉन्शियसनेस, क्वालिया और क्रिएटिविटी क्या है, तब तक हम एआई नहीं बना सकते। पर जब हम ये सब समझ लेंगे तो एआई बनाना मुश्किल नहीं होगा। इन शॉर्ट, डेविड ड्यूश हमें ये समझाते हैं कि ट्यूरिंग टेस्ट और चैटबॉट से एआई नहीं आया। आर्टिफिशियल इवोल्यूशन से जेन्युइन इवोल्यूशन या नॉवेल नॉलेज क्रिएशन नहीं हुआ, क्योंकि सब में प्रोग्रामर के पहले से इनकोड किया हुआ नॉलेज ही यूज हो रहा है। जब हम डीप एक्सप्लेनेशन समझ लेंगे माइंड और क्रिएटिविटी का, तभी हम एक्चुअल एआई बना पाएंगे। अभी तक हमें सिर्फ इतना समझ में आया है कि एआई पॉसिबल है, पर हम वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स नहीं जानते जो मशीन्स को रियल सोचने वाला बीइंग बना दे। अ विंडो ऑन इन्फिनिटी। मैथमेटिशियंस ने बहुत पहले समझ लिया कि इन्फिनिटी के साथ काम करना पॉसिबल है। इन्फिनिट सेट्स, इन्फिनिटली लार्ज क्वांटिटीज और इनफिनिट स्मॉल यानी बहुत ही छोटे क्वांटिटीज मीनिंगफुल हैं। इनके कुछ प्रॉपर्टीज हमें अजीब लगती हैं, लेकिन मैथ में इन्हें सही तरह हैंडल किया जा सकता है। जितना हमें फाइनाइट चीज़ों के बारे में इंट्यूशन है, इन्फिनिटी के बारे में इंट्यूशन उतना ही काउंटर इंट्यूटिव हो सकता है। फिजिक्स में भी लोगों ने हमेशा इन्फिनिटी सोची है, जैसे स्पेस को इन्फिनिटी माना या टाइम के बीच इन्फिनिट इंस्टेंट्स। न्यूटन और लेबनिज ने कैलकुलस का इन्वेंशन किया, जो इन्फिनिट और इनफिनिटसिमल को हैंडल करता है और कॉन्टिन्यूअस चेंज को समझने में हेल्प करता है। इस चैप्टर का कोर आइडिया ये है कि द बिगिनिंग ऑफ इन्फिनिटी मतलब हमारा अनलिमिटेड ग्रोथ ऑफ नॉलेज पॉसिबल है। ये पॉसिबिलिटी कई तरह की इन्फिनिटीज पर डिपेंड करती है। पहले हम यूनिवर्सैलिटी इन लॉज ऑफ फिजिक्स देख चुके हैं, जिससे फाइनाइट लॉज, फाइनाइट सिंबल्स हर जगह और हर फिनोमेना पे अप्लाई होते हैं। फिर हमने देखा कि ह्यूमन बीइंग्स यूनिवर्सल एक्सप्लेनर्स और यूनिवर्सल कंस्ट्रक्टर्स भी बन सकते हैं। इस वजह से हम इन्फिनिट तरीके से नॉलेज ग्रो कर सकते हैं। इन्फिनिटी के अलग अलग सेंस हैं। कभी हम इन्फिनिटी पॉसिबिलिटीज कहते हैं, कभी अनलिमिटेड इम्प्रूवमेंट। इन सबको हम पोटेंशियल इन्फिनिटी या अनबाउंडेड ग्रोथ बोल सकते हैं। पर फाइनल रिजल्ट ये है कि इन्फिनिटी का कॉन्सेप्ट हमारे नॉलेज के ग्रोथ का हिस्सा बनता है। डेविड ड्यूश कहते हैं कि मैथमेटिक्स में एक डॉक्ट्राइन है जिसे फिनिटिज्म कहते हैं, जो कहता है कि सिर्फ फाइनाइट अब्स्ट्रैक्ट एंटिटीज ही रियल है। इनफाइनाइट सेट्स पर इनका कहना है कि वो बस एक एक्सप्रेशन है हमारे रूल्स का। एक्चुअली कुछ इन्फिनिट एग्जिस्ट नहीं करता। पर यह अप्रोच बहुत प्रॉब्लम में फंस जाती है। अगर सिर्फ फाइनाइट नंबर्स हैं तो सबसे बड़ा नंबर क्या वो नंबर होगा या नहीं होगा? अगर होगा तो नेक्स्ट नंबर बनाना पॉसिबल होना चाहिए, कंट्राडिक्शन। अगर नहीं होगा तो इन्फिनिटी डिनाई करना भी मुश्किल हो जाता है। फिनिटिस्ट्स को फिर लॉजिक के लॉस यानी लॉ ऑफ एक्सक्लूडेड मिडिल को डिनाई करना पड़ता है, जो ठीक नहीं है। ये सब देख के पता चलता है कि फाइनेटिज्म एक तरह का इंस्ट्रूमेंटलिज्म है, यानी एक्सप्लेनेशन को रिजेक्ट करने वाली सोच। ये एंथ्रोपोसेंट्रिक भी है, क्योंकि ये एज्यूम करती है कि हमारे फाइनाइट एक्सपीरियंस से बाहर कोई मीनिंग नहीं है। इन जनरल अगर हम रीजन, एक्सप्लेनेशन और ग्रोथ ऑफ नॉलेज को एक्सेप्ट करते हैं तो इन्फिनिटी का कॉन्सेप्ट भी समझना होगा। इन्फिनिट रीजनिंग के बिना हम यूनिवर्सल ट्रूथ से दूर रह जाएंगे। साइंस, मैथ्स, हर जगह यूनिवर्सल या इन्फिनिट कॉन्सेप्ट्स कोई ना कोई रोल प्ले करते हैं। जॉर्ज कैंटर कहते हैं कि हम अब्स्ट्रैक्ट एंटिटीज जैसे इनफाइनाइट सेट्स को फ्रीली डिफाइन कर सकते हैं जब तक हमारे डिफिनीशंस कंसिस्टेंट हो। कैंटर ने इन्फिनिटी के बारे में नई नई डिस्कवरीज की। उन्हें बहुत अपोजिशन मिला, मैथमेटिशियंस, फिलोसोफर्स, थियोलॉजियंस, सबसे।
थियोलॉजियंस सोचते थे कि इन्फिनिटी सिर्फ गॉड का डोमेन है, ह्यूमंस का नहीं, पर कैंटर की डिस्कवरीज आज रूटीन मैथ का पार्ट हैं। डेविड ड्यूश कहते हैं कि इन्फिनिटी से रिलेटेड एक अच्छा एग्जाम्पल हिल्बर्ट ने दिया इन्फिनिटी होटल का। मान लीजिए कि एक होटल है जिसमें इन्फिनिट रूम्स हैं, हर रूम का एक नंबर है 1 2 3 एंड सो ऑन एंड तक इन्फिनिट। अगर होटल फुल है तो हर रूम ऑक्युपाइड है। फिर भी अगर एक नया गेस्ट आए तो हम सब गेस्ट को उनके रूम नंबर से एक रूम नंबर आगे शिफ्ट कर सकते हैं। रूम 1 का गेस्ट रूम 2 में, रूम 2 का गेस्ट रूम 3 में एंड सो ऑन। इस तरह रूम 1 फ्री हो जाएगा नया गेस्ट के लिए। अगर इन्फिनिट नए क्वेस्ट्स आ जाए यानी एक इन्फिनिट ट्रेन, तो हम सब गेस्ट को उनके रूम नंबर का डबल करने को कहेंगे। रूम 1 टू रूम 2, रूम 2 टू रूम 4 etc। इससे सारे इवन रूम्स फुल हो जाएंगे, ऑड रूम्स खाली हो जाएंगे इन्फिनिट नए गेस्ट को रखने के लिए। ये सब दिखाता है कि इन्फिनिटी में हमेशा स्पेस है, पर ये सब सिर्फ अब्स्ट्रैक्ट मैथ में पॉसिबल है, रियल फिजिक्स ऐसा नहीं होने देती। इन्फिनिटी होटल के एग्जाम्पल्स बहुत पैराडॉक्सिकल सिचुएशंस दिखाते हैं। जैसे अगर हम इन्फिनिट गेस्ट्स के बीच ट्रैश बैग्स पास करते रहते हैं तो कुछ टाइम के बाद वो ट्रैश नोवेयर हो सकता है। इसका मतलब इन्फिनिट स्टेप्स से आप कुछ चीज को रियलिटी से गायब कर सकते हैं। ये पैराडॉक्स हमें समझाता है कि इन्फिनिट सीक्वेंसेस के साथ इंट्यूशन फेल हो जाती है। ऐसे ही कैंटर ने बताया कि सब इन्फिनिट सेट्स इक्वल नहीं होते। नेचुरल नंबर्स यानी 1 2 3 एंड सो ऑन, ये वाला इन्फिनिट सेट काउंटेबली इन्फिनिट है, पर रियल नंबर्स के पॉइंट्स यानी 0 से 1 के बीच इन्फिनिट डेसिमल्स हैं। ये अनकाउंटेबल इनफाइनाइट है, मतलब उनका साइज नेचुरल नंबर से भी बड़ा है। इन्फिनिटी के कई लेवल्स होते हैं। अब अगर हम फिजिक्स में एंथ्रोपिक रीजनिंग करें, जिसमें हम कहते हैं कि हम इसी तरह के यूनिवर्स में हैं जहां लाइफ पॉसिबल है, इसलिए कॉन्स्टेंट्स फाइन ट्यून लगते हैं, ये इन्फिनिटी होटल जैसी प्रॉब्लम्स फेस करता है। हम इनफाइनाइट यूनिवर्सेस को नंबर कर सकते हैं अलग अलग तरीकों से, और हर नंबरिंग से हमारी प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट चेंज हो जाएगा। क्या हम कहते हैं कि 50% यूनिवर्सेस में एस्ट्रोफिजिसिस्ट हैं? ये नंबरिंग पर डिपेंड करेगा। अगर इन्फिनिटी में हर लेबलिंग पॉसिबल है तो कोई यूनिक मीनिंग नहीं बनता, 50-50 चांस का। इसलिए एंथ्रोपिक प्रिंसिपल अकेला फाइन ट्यूनिंग नहीं समझा सकता। हमें एक स्ट्रक्चर चाहिए यूनिवर्सेस में जिससे एक मेजर डिफाइन हो सके, जहां लॉज ऑफ फिजिक्स यूनिवर्सल हो, एक मेजर डिफाइन हो, तब प्रोबेबिलिटीज मीनिंगफुल हो सकती हैं। डेविड ड्यूश कहते हैं कि इन्फिनिटी में एक और इंटरेस्टिंग चीज है कंप्यूटेशन और प्रूफ का। ट्यूरिंग ने बताया कि काउंटेबली इन्फिनिट सेट से कंप्यूटिंग पॉसिबल होती है, पर अनकाउंटेबली इन्फिनिट सेट्स में से मोस्टली फंक्शंस कंप्यूट नहीं हो सकते। इससे हम समझते हैं कि सब मैथमेटिकल प्रोपोजिशंस जो लॉजिकली एग्जिस्ट करते हैं वो सब हम प्रूव नहीं कर सकते। इन्फिनिटी सिर्फ मैथमेटिकल एंटिटी नहीं है। हमारे रीजन, एक्सप्लेनेशन और अंडरस्टैंडिंग के बिना इन्फिनिटी का कुछ मतलब नहीं। हम डेफिनेशंस बनाते हैं, सेट्स डिफाइन करते हैं, उन पे ऑपरेशंस करते हैं। ये सब हमारे लॉज ऑफ फिजिक्स से इन्फ्लुएंस्ड हैं। अगर लॉज ऑफ फिजिक्स अलग होते तो हमारे लिए पॉसिबल कंप्यूटेशंस, प्रूफ्स और इवन सिंपल या कॉम्प्लेक्स का मीनिंग बदल जाता। इससे हमें पता चलता है कि हम मैथमेटिकल ट्रूथ्स को भी फिजिकल प्रोसेसेस यानी कंप्यूटेशन, ब्रेन्स से जानते हैं। मैथमेटिक्स जो इन्फिनिट कॉन्सेप्ट से डील करता है, ये भी फिजिक्स के रियलिटी पे बेस करता है, क्योंकि प्रूफ, नॉलेज सब फिजिकल है। तो क्या इन्फिनिटी हमारा नॉलेज लिमिट करता है या बढ़ाता है? डेविड ड्यूश कहते हैं कि एक्चुअली इन्फिनिटी हमारी विंडो है डीपर अंडरस्टैंडिंग की तरफ। जैसे इन्फिनिटी होटल के कमरे नंबर्स हमेशा बिगिनिंग के करीब हैं, हम हमेशा नॉलेज के पाथ पर सिर्फ शुरुआत पे होंगे, पर यह शुरुआत कभी खत्म नहीं होगी। ये पॉजिटिव बात है, क्योंकि हम इनफाइनाइट प्रोग्रेस कर सकते हैं। हमेशा नए अनएक्सप्लोर्ड एरियाज होंगे। इन्फिनिटी के कॉन्सेप्ट से हम समझते हैं कि हम हमेशा सीख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, और रीजन, एक्सप्लेनेशन और क्रिएटिविटी से इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज खुल जाती हैं। ज़ेनो का पैराडॉक्स या कांट जैसे फिलोसोफर का सोचना था कि यूक्लिडियन ज्योमेट्री ही रियलिटी है।
ये सब मिस्टेक्स हैं जहां लोग मैथ के अब्स्ट्रैक्ट नोशंस जैसे इन्फिनिट पॉइंट्स इन अ लाइन को फिजिकल रियलिटी से डायरेक्टली इक्वेट करने लगते हैं। रियलिटी डिसाइड करती है कि फाइनाइट इनफाइनाइट ऑपरेशंस पॉसिबल हैं या नहीं। हम सिर्फ करेक्ट एक्सप्लेनेशन से समझ पाते हैं कि एक्चुअल लॉज ऑफ फिजिक्स क्या अलाउ करते हैं। इसी तरह एंथ्रोपिक प्रिंसिपल या हल्की सोच जिसमें इनफाइनाइट सेट्स को सिर्फ काउंटिंग गेम माना गया हो फेल हो जाती हैं। इन्फिनिटी का कॉन्सेप्ट पावरफुल है, पर उसे सही जगह और सही एक्सप्लेनेशन के साथ लगाना भी जरूरी है। आखिर में इन्फिनिटी से रिलेटेड सब प्रॉब्लम या लिमिटेशंस हमारी प्रॉब्लम्स आर सॉल्युबल प्रिंसिपल को कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करती। हम सिर्फ उन इन्फिनिट सेट्स, उन आइडियाज में इंटरेस्टेड होंगे जहां एक्सप्लेनेशन पॉसिबल है। अनइंटरेस्टिंग, मीनिंगलेस चीज़ें इनफाइनाइट हो सकती हैं, पर उनका हम पे असर नहीं। हमारे लिए प्रोग्रेस और नॉलेज क्रिएशन इंपॉर्टेंट है, और जब हम इनफाइनाइट से डील करना सीख लेते हैं तो हमारे पास एक विंडो ऑन इन्फिनिटी होती है, एक खिड़की जिससे हम देखें कि हमारे आगे कितनी पॉसिबिलिटीज हैं, कितना नॉलेज अभी आना बाकी है। ऑप्टिमिज्म। मार्टिन रीस कहते हैं कि शायद हम 20th सेंचुरी में किस्मत से बच गए। कोल्ड वॉर के दौरान न्यूक्लियर होलोकॉस्ट का खतरा था, अब वही डेंजर कम हुआ, पर रीस कहते हैं कि आने वाली सेंचुरी में 50% चांस है सिविलाइजेशन डिस्ट्रॉय हो सकती है, क्योंकि नए नॉलेज से बनने वाले वेपन्स, बायो, नैनो, एआई बहुत डेंजरस हो जाएंगे। उनका पॉइंट है कि 21st सेंचुरी में हम हर तरह के कैटेस्ट्रॉफिक हजार्ड्स फेस करेंगे, लाइक टेररिस्ट बना सकते हैं डेडली वायरसेस, लैब से जीएम माइक्रोब्स एस्केप हो सकते हैं, कॉस्मिक पार्टिकल एक्सेलरेटर्स हो सकते हैं जो यूनिवर्स को डिस्टेबलाइज करते हैं। ये सब रशियन रॉलेट जैसा है, हम एक दिन अनलकी हुए और सब खत्म हो सकता है। डेविड ड्यूश कहते हैं कि पर रशियन रॉलेट और सिविलाइजेशन फ्यूचर में डिफरेंस है। रशियन रॉलेट एक चांस गेम है, हम कुछ नहीं कर सकते। फ्यूचर ऑफ सिविलाइजेशन हमारे हाथ में है, अनप्रेडिक्टेबल है पर रैंडम नहीं। हम चॉइसेस और नॉलेज के जरिए डिजास्टर्स टाल सकते हैं, यानी हमारी अप्रोच चांस पे नहीं बल्कि हमारे रीजन, क्रिएटिविटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग पर डिपेंड करती है। अगर हम बस बैठे रहें और बेस्ट होप करें, कोई फायदा नहीं। अगर हम सब रिस्क से डरते हुए इनोवेशन रोक दें तब भी हम सॉल्यूशंस नहीं ढूंढ पाएंगे। हम फ्यूचर को प्रोफेसी नहीं कर सकते, क्योंकि हमें अभी से नहीं पता कि हम आगे क्या डिस्कवर करेंगे, क्या नया नॉलेज क्रिएट होगा। जैसे 1900 में लोग इंटरनेट और न्यूक्लियर पावर इमेजिन भी नहीं कर सकते थे, इसलिए हम प्रोबेबिलिटी या सर्टेनिटी से बात नहीं कर सकते। हम बस इतना जानते हैं कि प्रॉब्लम्स आएंगी, पर अगर हम एक्सप्लेनेशन और नॉलेज क्रिएट करने का ट्रेडिशन रखेंगे तो हम उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। ट्यूरिंग टेस्ट, न्यूटन, माल्थूस, सबके एग्जाम्पल से हमने देखा है कि जब लोग फ्यूचर के बारे में प्रिसाइज प्रेडिक्शंस करने की कोशिश करते हैं तो वो फेल हो जाते हैं। मिकेल्सन ने सोचा था कि फिजिक्स के फाउंडेशनल लॉज चेंज नहीं होंगे, पर क्वांटम और रिलेटिविटी सब कुछ बदल गई। माल्थूस सोचे कि पॉपुलेशन ग्रोथ सब खराब कर देगी, पर हमने एग्रीकल्चरल टेक रिवॉल्यूशन से सब हैंडल कर लिया। यहाँ सबसे बड़ा लेसन है कि फ्यूचर में आने वाला नॉलेज अनप्रेडिक्टेबल है, इसलिए कोई प्रोफेसी काम नहीं करती। अब हमारे पास दो एक्सट्रीम अप्रोचेस हैं, ब्लाइंड ऑप्टिमिज्म यानी अंधविश्वास कि सब अच्छा होगा बिना एक्स्ट्रा एफर्ट या प्लानिंग के, और ब्लाइंड पेसिमिज्म कि जो प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल को फॉलो करता है कि कुछ नया मत करो जब तक श्योर न हो कि सेफ है। दोनों गलत हैं। डेविड ड्यूश कहते हैं कि ब्लाइंड ऑप्टिमिज्म में हम इग्नोर कर देते हैं कि बहुत से प्रॉब्लम्स आएंगे और उनका सोल्यूशन हमें सोचना होगा। ब्लाइंड पेसिमिज्म में हम नए नॉलेज ग्रो नहीं करने देते, जो फाइनल सोल्यूशन ही रोक देता है। पॉपर कहते हैं कि हमें ये पूछना चाहिए कि कैसे हम एरर्स डिटेक्ट और एलिमिनेट कर सकते हैं, इंस्टेड ऑफ हु शुड रूल या कैसे प्रिडिक्ट करें फ्यूचर। डेमोक्रेसी, ओपन सोसाइटीज के इंस्टीट्यूशंस इसी प्रिंसिपल पर बेस होने चाहिए। क्रिटिसिज्म अलाउ करो, गलत पॉलिसीज और लीडर्स को पीसफुली रिमूव करने का सिस्टम रखो। साइंस में हम एक थियोरी को टेस्ट करके गलत प्रूव करते हैं। पॉलिटिक्स में हम इलेक्शंस, डिबेट्स और अनरिस्पॉन्सिव लीडर्स, बैड पॉलिसीज को पीसफुली हटा देते हैं। हम एक यूनिवर्सल प्रिंसिपल अडॉप्ट कर सकते हैं, द प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमिज्म।
ऑल इविल्स आर कॉज्ड बाय इनसफिशिएंट नॉलेज। इसका मतलब हम फ्यूचर में कोई फंडामेंटल बैरियर नहीं है। प्रॉब्लम सॉल्विंग में अगर कोई चीज लॉज ऑफ फिजिक्स के हिसाब से पॉसिबल है तो हम सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं, बस नॉलेज की कमी है। डेथ बाय ओल्ड एज या इनक्यूरेबल डिजीजेस भी फ्यूचर में सॉल्व हो सकती हैं। थ्योरेटिकली सब कुछ नॉलेज बनाने का गेम है। ऑप्टिमिज्म का ये मतलब नहीं कि हम श्योर हैं फ्यूचर 100% ब्राइट होगा। ये कहता है कि हम कभी भी गारंटी नहीं दे सकते कि कोई प्रॉब्लम इनसॉल्युबल है। हम हमेशा नया नॉलेज क्रिएट कर सकते हैं। प्रॉब्लम्स इनफाइनाइट होंगी पर सॉल्यूशंस भी इनफाइनाइट हैं। अगर हम रीजन, ट्रेडिशन ऑफ क्रिटिसिज्म और नॉलेज क्रिएशन पे भरोसा रखेंगे तो हम कैटेक्लिज्म्स अवॉइड कर सकते हैं। डेविड ड्यूश कहते हैं कि अगर हिस्टोरिकली देखा जाए तो हर जगह पेसिमिज्म प्रिवेल करता था। हर सिविलाइजेशन अपनी बाउंड्रीज में बंद इनोवेशन से डरती थी। रेयर एक्सेप्शंस में मिनी एनलाइटमेंट्स हुए, जैसे एथेंस के गोल्डन एज में जब पेरिकल्स ने ओपनली डिस्कशंस को इनकरेज किया, नए आइडियाज को एक्सेप्ट किया, या फ्लोरेंस का रेनेसांस जहां मेडिची ने फ्री थॉट, आर्ट, फिलॉसफी को सपोर्ट किया। पर इन सब मिनी एनलाइटमेंट्स को जल्दी या देर में पेसिमिज्म ने दबा दिया। एथेंस को स्पार्टा ने हरा दिया, फ्लोरेंस में सेवोनोरालो आके सब खत्म कर दिए। अब हमारी एनलाइटमेंट जो 17th-18th सेंचुरी यूरोप में स्टार्ट हुई अभी तक सरवाइव कर गए। इसने साइंस, रीजन और टॉलरेंस को एक ट्रेडिशन बना दिया। इस विशेष एनलाइटमेंट से हमने देखा कि कितना नॉलेज ग्रो हो सकता है, टेक्नोलॉजी कितनी आगे जा सकती है, मोरालिटी और पॉलिटिक्स में इम्प्रूवमेंट हो सकते हैं, और हम देख रहे हैं कि हम कैटेक्लिज्म्स अवॉइड करने में कैपेबल हैं। न्यूक्लियर वॉर से हम बच गए, एस्ट्रॉयड डिफ्लेक्ट कर सकते हैं। डेविड ड्यूश कहते हैं कि अगर कोई पूछे कि सॉल्यूशन क्या है तो हमारे इंस्टीट्यूशंस, मोरालिटीज, रीजन, क्रिटिसिज्म सबको इम्प्रूव करना पड़ेगा। प्रॉब्लम्स इनएविटेबल हैं पर सब सॉल्वेबल भी हैं जब तक हम एक्सप्लेनेशन ढूंढने का प्रोसेस छोड़ते नहीं। ऑप्टिमिज्म कहता है कि हम सब रिस्पॉन्सिबल हैं बेटर फ्यूचर के लिए। हमें प्रोफेसी ऑफ डूम नहीं करनी चाहिए बल्कि बेटर वर्ल्ड के लिए फाइट करनी चाहिए। डेविड ड्यूश कहते हैं कि प्रॉब्लम्स आर इनएविटेबल पर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस भी पॉसिबल हैं क्योंकि नॉलेज ग्रोथ अनबाउंडेड है। हम फ्यूचर प्रिडिक्ट नहीं कर सकते और हम श्योर हो सकते हैं कि अगर हम नॉलेज बनाते रहेंगे, रेशनल क्रिटिसिज्म से इंस्टीट्यूशंस को इम्प्रूव करते रहेंगे तो हम हर चैलेंज को हैंडल कर सकते हैं। यही ऑप्टिमिज्म है, रीजन, ट्रेडिशन ऑफ क्रिटिसिज्म और एक्सप्लेनेशन की पावर में विश्वास, और यही हमारे लिए द बिगिनिंग ऑफ इन्फिनिटी है। अगले चैप्टर में मेन सेटिंग एक सपना है, ड्रीम की तरह, जहां सोक्रेटिस जो एक एथेनियन फिलोसोफर थे डेल्फी के पास एक इन में सो रहे थे, एक छोटे से ढाबे में। वो और उनका दोस्त चेरेफन ओरेकल से पूछने आया था कि दुनिया का सबसे वाइज इंसान कौन है। पर ओरेकल ने सिर्फ इतना बोला, नो वन इज वाइजर देन सोक्रेटिस, मतलब सोक्रेटिस से ज्यादा कोई वाइज नहीं है। ये जवाब उनके लिए अनोइंग था क्योंकि वो चाहते थे उन्हें कोई एक्चुअल नाम मिले जिससे वो सीख सकें। अब सोक्रेटिस अपने कमरे में सो रहे थे, थोड़ा परेशान और एनॉयड थे, और इसी दौरान उन्हें एक सपना यानी विजन होती है। सपने में एक आवाज आती है, एक डीप और मेलोडियस वॉइस जो सोक्रेटिस पुकारती है। सोक्रेटिस इनिशियली ब्लैंकेट के अंदर से ही कह देते हैं कि गो अवे, क्योंकि उन्हें लगता है कि कोई और ऑफरिंग ना मांगे। वो अपना विजडम वाला ओरेकल का जवाब से परेशान भी हैं। वो सोचते हैं कि शायद ये कोई देवता है जो ऑफरिंग चाहता है, पर वॉइस कहती है कि आई सीक नो ऑफरिंग। सोक्रेटिस आवाज को कहते हैं कि अगर तू ऑफरिंग नहीं चाहते तो क्या चाहते हो। आवाज यानी जो हरमीस थी वो कह रहे थे कि वो सोक्रेटिस से बात करना चाहते हैं। सोक्रेटिस पहले इग्नोर करते हैं, फिर सोचते हैं कि ये मैं सो रहा हूँ, ड्रीम कर रहा हूँ, और ये शायद अपोलो देवता का कोई रूप है क्योंकि ये टेम्पल ऑफ डेल्फी में हम हैं। सोक्रेटिस रीजन से कंक्लूड करते हैं कि ये एक सपना है और शायद ये हरमीज या अपोलो हो सकते हैं। वो कहते हैं आई एम अस्लीप ड्रीमिंग, तुम अपोलो हो। हरमीज पूछता है तुम इतने श्योर कैसे हो।
सोक्रेटिस कहते हैं कि ये सब कंडीशंस नॉर्मल नहीं है, तो ये ड्रीम ही होगा। सोक्रेटिस हर्मीस को कहते हैं कि मैं डर नहीं रहा, अगर तुम भले हो तो डरने की जरूरत नहीं, अगर बुरे हो तो हम अथेनियंस रक्षा कर लेंगे अपनी रीजन से अपनी। हर्मीस सोक्रेटिस के इंडिपेंडेंस और रीजन को अप्रिशिएट करता है। सोक्रेटिस सोचते हैं कि हर्मीस आया होगा उन्हें सही जवाब देने ओरेकल के जवाब पर। वो कहते हैं कि तो बताओ सबसे वाइज इंसान कौन है। हर्मीस कहते हैं आई रिवील नो फैक्ट्स। सोक्रेटिस मोरल क्वेश्चन पूछते हैं कि व्हाट इज वर्च्यू। हर्मीस कहते हैं नो मोरल ट्रूथ्स ईदर। हर्मीस कहते हैं कि सोक्रेटिस तुम सब चीजें पहले से पार्ट में जानते हो, पर सब लोग ऐसा नहीं सोचते। काफी लोग अथॉरिटी या गॉड से कन्फर्मेशन चाहते हैं अपनी बिलीव्स के लिए, जस्टिफाइड बिलीव्स। सोक्रेटिस एग्रीज कि लोग जस्टिफिकेशन ढूंढते हैं जो इन्फिनिट रिग्रेस लाता है। हर्मीस एक्सप्लेन्स दैट जस्टिफाइड बिलीफ इज इम्पॉसिबल, नॉलेज ऑलवेज फैलिबल होती है। सोक्रेटिस कहते हैं आई नो दिस। हर्मीस कहते हैं हाँ तुम जानते हो बट लोग नहीं समझते। हर्मीस फिर एक एग्जाम्पल देते हैं दैट मेनी रिलाई ऑन गॉड्स और अथॉरिटी टू कन्फर्म व्हाट दे ऑलरेडी नो। सोक्रेटिस कहते हैं कि ये गलत अप्रोच है। हर्मीस कहते हैं इसलिए जस्टिफाइड बिलीफ इज किमेरिकल। सोक्रेटिस कहते हैं जेनोफेंस भी ये कहते थे कि सब गेसेस होती हैं और हम गेस को बेटर करते हैं टाइम के साथ। हर्मीस नॉलेज कंजक्चर से आता है। सोक्रेटिस अगर गेस से आता है तो हम श्योर नहीं हैं। हर्मीस श्योरिटी चाहिए ही क्यों, हम फैलिबल बीइंग्स हैं। सोक्रेटिस सेज ये मैं जानता था। फिर हर्मीस कंफर्म करते हैं कि जितना आज तक हम समझते थे कि हम सेंसेस या डायरेक्ट नॉलेज लेते हैं वो सब गेस प्लस क्रिटिसिज्म का प्रोसेस है। सेंसरी एक्सपीरियंस बस एक रॉ इनपुट है, पर मीनिंग हम गेस करके क्रिएट करते हैं। सोक्रेटिस कहते हैं कि ये कितना वंडरफुल है, हम अपने माइंड से गेस करते हैं, टेस्ट अगेंस्ट शैडोज यानी एविडेंस लेते हैं और करेक्ट करके ऑब्जेक्टिव ट्रुथ पा सकते हैं। कंट्रोलिंग रियलिटी जैसे मैजिक बन जाती है। तब नॉक होता है दरवाजे पर, कैरेफन आता है और रियल वर्ल्ड में सोक्रेटिस जाग जाते हैं। सोक्रेटिस एक्साइटेडली कहते हैं कि आई मेट हर्मीस। कैरेफन, प्लेटो और कंपेनियंस भी आते हैं। प्लेटो फुल एक्साइटेड। सोक्रेटिस कोशिश करते हैं एक्सप्लेन करने की डिफरेंसेस रियल या ड्रीम से। नॉलेज इनसाइड से आया। प्लेटो ट्राइज गेस। सोक्रेटिस गेट्स फ्रस्ट्रेटेड विथ प्लेटोज मिसअंडरस्टैंडिंग। कंपेनियंस सब गेस कर रहे हैं कि हर्मीस ने सिखाया। सोक्रेटिस ट्राइज टू एक्सप्लेन न्यू एपिस्टेमोलॉजी। सब नॉलेज कंजेक्चर है, क्रिटिसिज्म से रिफाइन होता है। एक्सपीरियंस से डायरेक्ट नॉलेज नहीं आती, हम माइंड से गेस बनाते हैं। प्लेटो मिसअंडरस्टैंड करते जा रहे थे। ही ट्राइज राइटिंग एवरीथिंग। सोक्रेटिस सेज नो नीड टू राइट, ट्रू अंडरस्टैंडिंग विल प्रोपोगेट बाय डिबेट, इम्प्रूवमेंट। Plato still wants to record. Socrates denies, better to keep knowledge fluid, improved through criticism. डेविड ड्यूश सोक्रेटिस के सपने का सीन लिखते हैं जहां हर्मीस आते हैं और एक नई फिलॉसफी की ब्रांच यानी एपिस्टेमोलॉजी को बताते हैं। सोक्रेटिस और हर्मीस के बीच के लाइवली डायलॉग हैं। हर्मीस फैक्ट्स, मोरल ट्रूथ्स नहीं देते बल्कि नॉलेज का नेचर समझाते हैं। वो कहते हैं कि नॉलेज इनसाइड से, कंजक्चर से आती है, कोई सर्टेनिटी नहीं है और जस्टिफिकेशन इम्पॉसिबल है। पर क्रिटिसिज्म से हम नॉलेज रिफाइन करते हैं। सेंसेस बस क्यूज देती हैं, एक्चुअल इंटरप्रिटेशन हम गेस से करते हैं। सोक्रेटिस इम्प्रेस्ड हैं, समझते हैं कि इनफाइनाइट इम्प्रूवमेंट्स पॉसिबल है। जागते समय सोक्रेटिस अपने कंपेनियंस को बताते हैं कि हम सब गेस प्लस क्रिटिसिज्म से ट्रूथ को अप्रोच करते हैं। कोई जस्टिफाइड बिलीफ नहीं, सब फैलिबल बट इम्प्रूवेबल है। प्लेटो इस बात को मिसअंडरस्टैंड करते हैं। डेविड ड्यूश ऑथर नोट में कहते हैं कि ये इमेजिनेटिव सीन है। अब हम मल्टीवर्स के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे, जो क्वांटम थियरी में सबसे गहरा और फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग का हिस्सा है। हम एक साइंस फिक्शन की तरफ शुरू करते हैं जहां हम पैरेलल यूनिवर्सेस और ट्रांसपोर्टर मेल फंक्शन जैसे कॉन्सेप्ट से कोशिश करते हैं ये समझने की कि क्वांटम वर्ल्ड कैसा है। डेविड ड्यूश कहते हैं कि अगर हम एक डोपलेंगेंगर स्टोरी लें जिसमें ट्रांसपोर्टर से एक पैसेंजर का परफेक्ट डुप्लीकेट बन जाता है किसी फैंटम जोन में,
और ये फिक्शनल कहानियों में ये कई लॉजिकल प्रॉब्लम्स ले आते हैं। अगर हम एक डुप्लीकेट को अलग यूनिवर्स में रखें, फिर वो डुप्लीकेट देख क्यों सकता है, सांस कैसे लेता है, या इंटरैक्ट क्यों नहीं करता है एक्चुअल वर्ल्ड से। अगर ये सब चीज़ें पॉसिबल हो तो वो फिजिक्स के अंदर कंसिस्टेंट एक्सप्लेनेशन मांगती है। अगर हम एक आसान स्पेकुलेशन करें तो दो पैरेलल यूनिवर्सेस हैं, दोनों आइडेंटिकल, सब कुछ सेम चल रहा है, कोई कम्युनिकेशन नहीं, कोई डिफरेंस नहीं। पर अगर डिफरेंस हो जाए, जैसे ट्रांसपोर्टर के मेल फंक्शन से एक स्मॉल वोल्टेज सर्ज एक यूनिवर्स में हो, तब अब दो यूनिवर्स डिफर हो गए। ये डिफरेंस फिर वेव की तरह स्प्रेड होगा। फिर अगर लॉज ऑफ फिजिक्स डिटर्मिनिस्टिक और सिमेट्रिकल हैं, तो डिफरेंस कैसे डिसाइड होगा कि किस में सर्ज आएगा। यहाँ एक नया कॉन्सेप्ट आता है, फंजिबिलिटी का। फंजिबल का मतलब है दो चीजें इतनी आइडेंटिकल कि उनके बीच कोई फर्क नहीं। क्वांटम वर्ल्ड में पार्टिकल्स या स्टेट्स कभी कभी कंप्लीटली फंजिबल होते हैं। फंजिबल होने का रिजल्ट ये है कि डिटर्मिनिस्टिक और सिमेट्रिकल लॉज ऑफ फिजिक्स के तहत दो आइडेंटिकल यूनिवर्सेस में डिफरेंस आना पॉसिबल हो जाता है। ये डिफरेंस रैंडम लगता है एक ऑब्जर्वर को, पर है डिटर्मिनिस्टिक। इस तरह का रैंडमनेस ही क्वांटम रैंडमनेस है। अगर हम हमारे फिक्शनल मल्टीवर्स को इनफाइनाइट यूनिवर्सेस के साथ सोचें, जहां ट्रांसपोर्टर का मेल फंक्शन में आधे यूनिवर्सेस में सर्ज होता है, आधे में नहीं, तो ऑब्जर्वर को लगेगा कि आउटकम 50-50 रैंडम है। ये एक्चुअल क्वांटम थियरी में प्रोबेबिलिटी की तरह ही होता है। आप सोच सकते हैं कि इंटरफेरेंस भी हो सकता है। डेविड ड्यूश कहते हैं कि ये इंटरफेरेंस क्वांटम में रियल फेनोमेना है। अगर कोई क्वांटम स्टेट स्प्लिट हुआ हो दो पार्ट्स में, और अगर उन पार्ट्स में कोई मेजर या इंटरैक्शन न हो जो डिफरेंस को एक्सटर्नल वर्ल्ड तक पहुंचा दे, यानी इंटेंगलमेंट न हो, तो ये दोनों पार्ट्स वापस मिलकर इंटरफियर कर सकते हैं, एक डिटर्मिनिस्टिक आउटकम देते हुए। डेविड ड्यूश कहते हैं कि ये एक्सप्लेन करता है कि क्वांटम एक्सपेरिमेंट्स में क्यों हम क्लासिकल रैंडमनेस नहीं देखते, पर एक सटल क्वांटम पैटर्न यानी इंटरफेरेंस पैटर्न देखते हैं। क्वांटम थियरी के मुताबिक कुछ वेरिएबल्स डिस्क्रीट होते हैं, यानी क्वांटम। इसलिए इन्फिनिटेसिमल चेंजेस से हर एटम अफेक्ट नहीं होता। बहुत छोटे डिस्टर्बेंस से सिर्फ कुछ डिस्क्रीट ट्रांजिशंस होती हैं। इंटेंगलमेंट से ये पता चलता है कि अगर कोई डिफरेंस इन्वायरमेंट तक पहुंच गया तो इंटरफेरेंस मुश्किल हो जाती है, क्योंकि सब इन्वायरमेंट के लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स से इंटेंगल हो जाते हैं। इस प्रोसेस को डीकोहेरेंस कहते हैं। डीकोहेरेंस की वजह से माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड क्लासिकल नजर आती है, बिना नोटिसेबल इंटरफेरेंस के। लेकिन माइक्रोस्कोपिक लेवल पर इंटरफेरेंस यूबिक्विटस है। फोटॉन एक्सपेरिमेंट्स जैसा मैच जेंडर इंटरफेरोमीटर इसको दिखाते हैं। फोटॉन दो पास पे स्प्लिट होता है, टू यूनिवर्सेस। फिर अगर कोई मेजरमेंट ना करे तो वो दोनों पाथ्स वापस इंटरफियर करके डिटर्मिनिस्टिक आउटकम देते हैं। ये प्रूफ है कि क्वांटम फिजिक्स में मल्टीपल हिस्ट्रीज साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट करती हैं। क्वांटम वर्ल्ड में सब कुछ डायनेमिक है, हिस्ट्रीज डिफर होती रहती हैं, स्प्लिट और इंटरफियर होती रहती हैं। पार्टिकल्स अपनी आइडेंटिटी लूज कर सकते हैं इंटरफेरेंस की वजह से। आप ये सोचिए कि एक कोलिजन में दो एटम्स आते हैं, कुछ चांस से पाथ डिफर हो सकते हैं, फिर इंटरफेरेंस से वापस मिलके फाइनल आउटकम देते हैं। इस प्रोसेस में कौन सा एटम कहाँ गया या डिफाइन करना मुश्किल हो जाता है। पार्टिकल्स देमसेल्व्स फंजिबल एक्साइटेशंस हैं क्वांटम फील्ड्स के। इस पूरे प्रोसेस में हमने देखा कि शुरू में हमने डॉपलगैंगर यूनिवर्स का इमेजिनेशन किया, फिर फंजिबिलिटी, स्प्लिटिंग, ब्रांचिंग, इनफाइनाइट यूनिवर्सेस, मेजर, प्रोबेबिलिटी, इंटरफेरेंस, इंटेंगलमेंट, डीकोहेरेंस, ये सब क्वांटम फिनोमेना को इमेजिनरी सिनेरियो में समझने की कोशिश की। अल्टीमेटली रियल क्वांटम थियरी ये सब फिनोमेना रियल वर्ल्ड में होता है, जहां माइक्रोस्कोपिक लेवल पे यही एक्सप्लेनेशन सब कुछ डिटरमाइन करते हैं। कंक्लूजन ये है कि क्वांटम मल्टीवर्स कोई फैंसी स्पेकुलेशन नहीं, बल्कि सबसे डीप नोन एक्सप्लेनेशन है फिजिकल रियलिटी के बारे में। इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट्स हमारे पास सबसे बड़े एविडेंस हैं एक एक्चुअल मल्टीवर्स की।
इंटर यूनिवर्स कम्युनिकेशन अलाउड नहीं है, पर इंटरफेरेंस के थ्रू हम एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीपल हिस्ट्रीज को इनडायरेक्टली कंफर्म कर सकते हैं। क्वांटम रैंडमनेस कोई रियल रैंडमनेस नहीं, बल्कि मल्टीपल डिटर्मिनिस्टिक हिस्ट्रीज का एक इफेक्ट है, जहां आपका एक्सपीरियंस एक सर्टेन मेजर प्रोपोर्शन में डिस्ट्रीब्यूटेड है। इस तरह क्वांटम थियरी में सब कुछ जस्ट एक यूनिवर्स नहीं, बल्कि इन्फिनिट हिस्ट्रीज का मल्टीवर्स है, जहां फंजिबिलिटी, इंटेंगलमेंट, इंटरफेरेंस से ये कॉम्प्लेक्स पैटर्न इमर्ज होते हैं, जिसे हम क्लासिकल वर्ल्ड में एज चांस और अनसर्टेनिटी इंटरप्रेट करते हैं। इंटेंगलमेंट इंफॉर्मेशन बताती है कौन सी हिस्ट्रीज ऑब्जर्वर एक्सेस कर सकते हैं। इस सब से हमें पता चलता है कि ऑब्जेक्टिव नॉलेज अटेनेबल है, पर हम सब गेस और क्रिटिसिज्म यानी इंटरफेरेंस और इंटेंगलमेंट डिकोहेरेंस की प्रोसेस के थ्रू एक एक्सटेंडेड रियलिटी को समझ पाते हैं। एक मल्टीवर्स जिसमें सब लॉजिकली कंसिस्टेंट है, और क्वांटम थियरी इज द बेस्ट एक्सप्लेनेशन हमारे पास है। इसी रीजन की वजह से एक पार्टिकल के एक इंस्टेंस की स्पीड एक गिवन लोकेशन पर डिफाइन नहीं की जा सकती। स्पीड को हम डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम से डिफाइन करते हैं, पर ये तब बेमायने हो जाते हैं जब पार्टिकल का कोई सिंगल डिस्टिंक्ट इंस्टेंस हो ही नहीं जो टाइम के साथ ट्रैक किया जा सके। क्वांटम वर्ल्ड में हमारे पास फंजिबल इंस्टेंसेस का एक ग्रुप है, जिसमें इन जनरल काफ़ी सारी स्पीड्स हो सकती हैं। इसका मतलब है कि एक वक्त पर पार्टिकल के मल्टीपल फंजिबल इंस्टेंसेस डिफरेंट चीज़ें करने वाले हैं अगले पल, जिस वजह से डाइवर्सिटी विद इन फंजिबिलिटी का एक और एग्जाम्पल सामने आता है। सिर्फ इतना ही नहीं कि सेम पोजीशन पर फंजिबल कलेक्शन के डिफरेंट स्पीड्स हो सकती हैं, बल्कि सेम स्पीड पर फंजिबल ग्रुप के डिफरेंट पोजीशंस भी हो सकती हैं। और क्वांटम फिजिक्स के कानूनों से पता चलता है कि कोई भी फंजिबल कलेक्शन ऑफ इंस्टेंसेस ऑफ अ फिजिकल ऑब्जेक्ट हमेशा कुछ एट्रीब्यूट्स में डाइवर्सिटी रखेगा। इसी फिनोमेना को हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहते हैं, जिसे वर्नर हाइजेनबर्ग ने डिड्यूस किया था क्वांटम थियरी से। यह प्रिंसिपल कहता है कि आप साइमल्टेनियसली किसी पार्टिकल की पोजीशन और मोमेंटम को अनलिमिटेड एक्यूरेसी से डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि पार्टिकल एक मल्टीवर्सल एंटिटी है जिसमें कुछ डाइवर्सिटी हमेशा होगी। ये एक्सप्लेन करता है कि एक इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन हमेशा पोजीशंस का एक रेंज रखता है, और स्पीड्स यानी डायरेक्शंस ऑफ मोशन का भी एक रेंज रखता है। इस वजह से इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे स्पेस में स्प्रेड आउट करता जाता है, जैसे इंक ब्लॉट स्प्रेड होती है। अगर इनिशियली इलेक्ट्रॉन की पोजीशन बहुत कन्फाइंड हो, वो बहुत जल्दी स्प्रेड होगा, और स्प्रेड ज़्यादा होने के बाद धीरे होगा। इंटेंगलमेंट ये इंश्योर करता है कि कोई दो इंस्टेंस सेम हिस्ट्री में एक ही पॉइंट पर नहीं आएंगे। अगर पार्टिकल का एवरेज स्पीड 0 के बजाय कुछ और हो, तो वो इंक ब्लॉट जैसे स्प्रेड होते हुए मोशन दिखाएगा, जिसका सेंटर क्लासिकल फिजिक्स के लॉज से अप्रोक्सीमेटली फॉलो किया जा सकता है। क्वांटम में यही है एक्चुअल मोशन। इस तरह पार्टिकल इंस्टेंसेस फंजिबल होने के बावजूद इंटरफेरेंस और इंटेंगलमेंट से हम देखते हैं कि पार्टिकल एक इंक ब्लॉट टाइप वेव फंक्शन में रहता है। एटॉमिक लेजर जैसी डिवाइसेस में दो इंक ब्लॉट पार्टिकल्स एक पोजीशन में कोइंसाइड कर सकते हैं, फिर भी इंटेंगलमेंट इन्फो उन्हें प्रिवेंट करता है एक दूसरे के सेम हिस्ट्री में कोलाइड करने से। यही हर तरह के स्टेबल ऑब्जेक्ट्स के फॉर्मेशन का बेसिस है, जैसे एटम्स। अगर हम एक प्रोटॉन को इलेक्ट्रॉन के इंक ब्लॉट के बीच रखें, तो इलेक्ट्रॉन के स्प्रेड होने की टेंडेंसी और प्रोटॉन के पॉजिटिव चार्ज से अट्रैक्ट होना बैलेंस हो जाता है, और इसका रिजल्ट एक हाइड्रोजन एटम होता है। यही सब क्वांटम थियरी की पहली बड़ी सक्सेस थी, क्योंकि क्लासिकल फिजिक्स में एटम्स स्टेबल नहीं हो सकते थे। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को अनसर्टेनिटी बोलना मिसनोमर है। यहाँ कोई साइकोलॉजिकल अनसर्टेनिटी नहीं, बल्कि एक फिजिकल फैक्ट है कि पार्टिकल साइमल्टेनियसली मल्टीपल एट्रीब्यूट्स कैरी करता है। ये कोई प्रिंसिपल नहीं जिसे अलग किया जा सके। ये क्वांटम थियरी के बेसिक कानूनों से ही इमर्ज होता है, जैसे इलिप्सिस एस्ट्रोनॉमी से इमर्ज होती है। जैसा हमने समझा, क्वांटम में सब कुछ मल्टीवर्सल है। पार्टिकल के मल्टीपल पोजीशंस और स्पीड्स हैं, और
इंटरफेरेंस, इंटेंगलमेंट और फंजिबिलिटी सब मिलके क्लासिकल वर्ल्ड के नीचे क्वांटम रियलिटी को डिफाइन करते हैं। क्वांटम में इलेक्ट्रॉन या कोई पार्टिकल एक्चुअली मल्टीवर्सल एंटिटी है, ना कि एक पाथ फॉलो करता है क्लासिकल मैकेनिक्स की तरह। इंटरफेरेंस और फंजिबिलिटी उसके एग्जिस्टेंस को एक क्वांटम फील्ड के रूप में दिखाते हैं, जहां हर पार्टिकल फील्ड का एक एक्साइटेशन है। यहीं से वेव पार्टिकल डुअलिटी का मिसकॉन्सेप्शन आया। एक्चुअली इलेक्ट्रॉन या फोटॉन एक फील्ड डिस्टर्बेंस है। इन फील्ड्स की वजह से हम कहते हैं कि पार्टिकल कभी वेव लगता है, कभी पार्टिकल, पर असल में वो सिर्फ एक क्वांटम फील्ड का एक्साइटेशन है। अब तक हमने इमेजिनरी मल्टीवर्स की बातें करके एक्चुअल क्वांटम मल्टीवर्स के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश की। रियल क्वांटम में जितने कॉम्प्लेक्सिटीज हमने ऐड की, सब एक्चुअल में एग्जिस्ट करते हैं। यूनिवर्सेस या हिस्ट्रीज एग्जैक्ट फंडामेंटल एंटिटीज नहीं, बल्कि इमर्जेंट अप्रॉक्सीमेशन है। हर हिस्ट्री एक अप्रॉक्सीमेट ऑटोनोमस इंफॉर्मेशन फ्लो है। जैसे एक जियोलॉजिकल स्ट्रेटम अर्थ के क्रस्ट में एक इमर्जेंट पैटर्न है, वैसे ही एक हिस्ट्री मल्टीवर्स में एक इमर्जेंट पैटर्न है। लेकिन क्वांटम में सब कुछ इंटरलिंक्ड है। हिस्ट्रीज परफेक्ट आइसोलेट नहीं होती, कभी इंटरफेरेंस से वापस मर्ज हो सकती हैं। मोस्टली लार्ज ऑब्जेक्ट्स में डिकोहेरेंस होता है, जिससे इंटरफेरेंस नेग्लिजिबल हो जाता है और हम क्लासिकल इल्यूजन देखते हैं। अगर कोई इम्प्रॉबेबल इवेंट हो जाए, जैसे दूध से रैबिट बन जाए, तो वो एक हिस्ट्री का पोर्शन होगा जो रैंडम लगेगा, मगर उसका सही एक्सप्लेनेशन पूरी मल्टीवर्स को कंसिडर करे बिना पॉसिबल नहीं। इस वजह से कोई रियल स्टेबल क्लासिकल वर्ल्ड का अप्रॉक्सीमेशन है, पर परफेक्ट नहीं। क्वांटम वर्ल्ड में इंटरफेयरिंग हिस्ट्रीज हमें ये बताती हैं कि मल्टीपल यूनिवर्सेस रियल हैं। ये कंक्लूजन हम डायरेक्ट एक्सपेरिमेंट्स जैसे मैक जेंडर इंटरफेरोमीटर से निकाल सकते हैं। पैरेलल यूनिवर्सेस कोई ऑप्शनल इंटरप्रिटेशन नहीं, बल्कि सबसे स्ट्रेट फॉरवर्ड एक्सप्लेनेशन है क्वांटम फॉर्मलिज्म का, जिसमें इंटरफेरेंस फेनोमेना सबसे सिंपल तरीके से एक्सप्लेन हो जाती हैं। इस इंटरप्रिटेशन को मेनी यूनिवर्सेस या एवरेट इंटरप्रिटेशन कहते हैं, और वो क्वांटम रैंडमनेस का सबसे अच्छा एक्सप्लेनेशन देती है। रैंडमनेस कुछ नहीं, पर इंस्टेंसेस के ब्रांचिंग और मेजर डिस्ट्रीब्यूशन का रिजल्ट है। अंत में डेविड ड्यूश कहते हैं कि क्वांटम मल्टीवर्स रियल है। इसकी वजह से सब माइक्रोस्कोपिक फेनोमेना जैसे एटम की स्टेबिलिटी, लेजर ऑपरेशन, क्वांटम कंप्यूटर के कंप्यूटेशंस सब समझी जा सकते हैं। हम खुद इस मल्टीवर्स के अंदर एक नॉलेज क्रिएटिंग प्रोसेस है। नॉलेज क्रिएशन एरर करेक्शन से होता है, और क्वांटम मैकेनिक्स इंश्योर करती है कि हम किसी भी अल्टीमेट जस्टिफाइड बिलीफ से दूर रहते हुए भी ऑब्जेक्टिव नॉलेज गेन कर सकते हैं। हम एक बड़े अनफेमिलियर स्ट्रक्चर में रहते हैं, जहां मोशन, कॉजेलिटी, रियलिटी सब कुछ क्वांटम है, पर फिर भी हम एक्सप्लेनेशंस बनाते हैं, समझते हैं और प्रोग्रेस करते हैं। मल्टीवर्स में इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज हैं, और हमारे एक्सप्लेनेशन से हम अपने हिस्ट्री या यूनिवर्स में बेहतर समझ और कंट्रोल हासिल कर सकते हैं। डेविड ड्यूश क्वांटम थियरी की बात को और आगे बढ़ाते हैं, और ये बताते हैं कि क्वांटम थियरी से हमें पता चलता है कि हम एक मल्टीवर्स का हिस्सा हैं, जहां हम जैसा हर ऑब्जेक्ट कई इंस्टेंसेस में पाया जाता है। शुरू के चैप्टर्स में इस बुक के डेविड ड्यूश ने क्वांटम एक्सपेरिमेंट्स जैसे मैक जेंडर इंटरफेरोमीटर से पता चलता है कि पाथ नॉट टेकन भी आउटकम को अफेक्ट करता है। ये हर इंस्टेंस या हर यूनिवर्स से बाहर जाते हुए हमें ये सब कुछ दिखाता है कि कई पैरेलल यूनिवर्सेस या हिस्ट्रीज होना अनिवार्य है। ये पॉइंट भी उठता है कि इंसान के अलावा छोटी स्केल पर जैसे फोटॉन्स या क्वांटम कंप्यूटर्स में पैरेलल यूनिवर्सेस को समझना आसान है, पर क्या हम पर भी ये लागू होता है? डेविड ड्यूश जवाब देते हैं कि हम भी एटम से बने हैं, तो हम भी इसी क्वांटम रियलिटी के हिस्सा हैं। जब हम पूछें कि अगर क्वांटम थियरी इतनी स्पष्ट है, इतनी क्लियर है, तो कितने कम क्वांटम फिजिसिस्ट मल्टीवर्स इंटरप्रिटेशन को कम क्यों मानते हैं? डेविड ड्यूश कहते हैं कि बैड फिलॉसफी की वजह से।
क्वांटम थ्योरी का इतिहास कुछ यूँ है कि 1920s में हाइजेनबर्ग और श्रोडिंगर ने क्वांटम लॉज ऑफ मोशन के दो अलग फ्रेमवर्क्स दिए। हाइजेनबर्ग की थ्योरी में वेरिएबल्स मैट्रिक्स फॉर्म में थे, जिससे ये पता चलता था कि वेरिएबल्स के एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं होती। श्रोडिंगर की थ्योरी एक वेव इक्वेशन देती है। दोनों थियरीज कॉन्ट्राडिक्टरी लगती हैं, पर एक छोटा सा रूल ऑफ थंब ऐड करके इन दोनों से सेम प्रेडिक्शंस मिलते हैं। ये रूल ऑफ थंब कहता है कि जब मेजरमेंट होता है तो सिर्फ एक आउटकम बचता है, बाकी वैनिश हो जाते हैं प्रोबेबिलिटी के हिसाब से। पर यह रूल दोनों थियरीज से मैच नहीं करता था, फिर भी फिजिसिस्ट इस पे चुप हो गए। एक्सप्लेनेशन के बिना ही रिजल्ट्स यूज किए गए क्योंकि प्रेडिक्शंस सही थी। इस बीच बोर की कोपेनहेगन इंटरप्रिटेशन आया, जो कहता था कि क्वांटम थियरी मेजरमेंट के आउटकम्स के अलावा रियलिटी पर कुछ नहीं कहती। ये सब इंस्ट्रूमेंटलिज्म था, जिसमें थियरी को सिर्फ प्रेडिक्शंस देने वाला टूल माना गया। रियल एक्सप्लेनेशन निकालने का प्रयास छोड़ दिया। बोर ने ऑब्जर्वर और ऑब्जर्व्ड के बीच बाउंड्री को ब्लर कर दिया और क्लासिकल लैंग्वेज पर जोर दिया। इसलिए कोई भी रियल व्हाट इज हैपनिंग का सवाल पूछेंगे तो जवाब मिलेगा ये सवाल ही गलत है। इस अप्रोच ने लॉजिकल इनकंसिस्टेंसी को बढ़ाया और फिजिसिस्ट को रियल एक्सप्लेनेशन से दूर रखकर बस आउटकम्स तक सीमित कर दिया। ये बैड फिलॉसफी का एग्जाम्पल था। रिजल्ट ये हुआ कि क्वांटम थियरी जितनी गहरी थी उतनी ही मिस्टिक बन गई, क्योंकि जब एक्सप्लेनेशन देना मना है तो सूडो साइंस और क्वैकरी बढ़ने लगी। आइंस्टीन कभी इस इंटरप्रिटेशन से खुश नहीं थे। बॉम ने एक अल्टरनेटिव थियरी बनाई जो मल्टीवर्स को डिस्गाइज में वापस लाती थी, पर मेन स्ट्रीम ने इग्नोर की। श्रोडिंगर ने 1952 में पब्लिक टॉक में मल्टीवर्स की बात की, पर उसे भी नहीं सुना गया। ह्यूग एवरेट ने 1957 में प्योर मल्टीवर्स थियरी दी, जिसमें सब कंसिस्टेंट हुआ, पर उसे भी लगभग इग्नोर किया गया। आज भी माइनॉरिटी फिजिसिस्ट ही इसे मानते हैं। डेविड ड्यूश कहते हैं कि इस सब की जड़ में बैड फिलॉसफी है। बैड फिलॉसफी क्या है? जो नॉलेज की ग्रोथ को एक्टिवली रोके। एनलाइटनमेंट से पहले अथॉरिटी बेस्ड बैड फिलॉसफी थी। एनलाइटनमेंट के बाद गुड फिलॉसफी आई, पर बैड फिलॉसफी और भी सोफिस्टिकेटेड और डिस्ट्रक्टिव हो गई। एम्पेरिसिज्म से स्टार्ट हुआ, जिसमें ये कोशिश थी कि सब ऑब्जर्वेशन से आना चाहिए, पर ऑब्जर्वेशन से डायरेक्ट नॉलेज आना इम्पॉसिबल है। फिर भी इस पर लोग टिक गए। एम्पेरिसिज्म के डिसेंडेंट्स जैसे पॉजिटिविज्म, लॉजिकल पॉजिटिविज्म, विटगेनस्टाइन का लिंग्विस्टिक फिलॉसफी और पोस्ट मॉडर्निज्म आए, जिसने रीजन, ट्रूथ और एक्सप्लेनेशन पर ही हमला कर दिया। पॉजिटिविज्म कहते थे कि जो ऑब्जर्वेशन से डिराइव नहीं हुआ उसे साइंस से निकाल दो। लॉजिकल पॉजिटिविज्म ने कहा कि जो ऑब्जर्वेबल से वेरीफाई ना हो सके वो मीनिंगलेस है। ये सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टरी थे। विटगेनस्टाइन ने सब फिलॉसफी को मीनिंगलेस बोल दिया। फिर पोस्ट मॉडर्निज्म आया, जिसमें सब आइडियाज को बस स्टोरीज माना गया। ऑब्जेक्टिव ट्रूथ को कल्चर बेस्ड नैरेटिव बोल दिया। इन सब ने एक्सप्लेनेशन की अहमियत खत्म कर दी और क्रिटिसिज्म से बचने के लिए अपने आप को लॉजिक से बाहर रख दिया। ये सब बैड फिलॉसफी के फॉर्म हैं, जिसमें नो प्रोग्रेस, नो रियलिटी, नो रीजन। ये सब नॉलेज ग्रोथ को रोक देते हैं। क्वांटम थियरी ने इंटरप्रिटेशन और प्रेडिक्शन को अलग करने का आइडिया भी बैड फिलॉसफी से आया। जब आप सिर्फ प्रेडिक्शंस पे ध्यान देते हैं और एक्सप्लेनेशन को इंटरप्रिटेशन बोल के ऑप्शनल बना देते हैं, तो आप नॉलेज ग्रोथ को रोक देते हैं। ये एनिमल माइंड्स, ह्यूमन हैप्पीनेस, साइकोलॉजिकल ट्रेट्स जैसे फील्ड्स में भी हुआ। बिहेवियरिज्म ने ह्यूमन माइंड को अवॉइड करके सिर्फ स्टिमुलस रिस्पॉन्स डेटा लिया, एक्सप्लेनेशन को इग्नोर करा, तो कोई रियल अंडरस्टैंडिंग नहीं आई। अगर एक्सप्लेनेशन की जगह बस कोरिलेशन और ऑब्जर्वेशन लेते तो ऐसी स्टडीज मिसलीडिंग हो जाती हैं, जैसे हैप्पीनेस इज 50% हेरिटेबल। ऐसे वाले रिजल्ट से लोग सोचेंगे कि हम पावरलेस हैं, पर ये सब डेटा मीनिंगलेस हैं बिना एक्सप्लेनेशन के।
इस तरह एक्सप्लेनेशन लेस साइंस एरर को एम्पलीफाई करती है। अगर आप म्यूजियम विजिटर गिन रहे हों बिना एक्सप्लेनेशन के, तो आप रैंडम एरर्स को एलियन अबडक्शन कह के सेंसिटाइज कर सकते हैं बिना झूठ बोले। साइंटिफिक मेथड के सारे रूल्स फॉलो करके भी आप नॉनसेंस कंक्लूड कर सकते हो अगर आप एक्सप्लेनेशन को इग्नोर करो तो। ये सब बैड फिलॉसफी की देन है। तो बैड फिलॉसफी से निपटने का एक ही तरीका है, प्रोग्रेस। लोग समझना चाहते हैं, चाहे वो मना करें। जब प्रोग्रेस होगी तो बैड फिलॉसफी पर विश्वास करना मुश्किल होगा। अगर प्रोग्रेस रुक जाए तो बैड फिलॉसफी फिर से डोमिनेट करेगी। मतलब बैड फिलॉसफी का सच्चा इलाज है इनफाइनाइट प्रोग्रेस। डेविड ड्यूश इस चैप्टर के माध्यम से हमें बताते हैं कि क्वांटम थियरी में बैड फिलॉसफी ने मल्टीवर्स समझने से रोका और साइंस के कई एरियाज में बैड फिलॉसफी ने एक्सप्लेनेशन को दबाया। लेकिन जब तक हम प्रोग्रेस मेंटेन रखेंगे, बैड फिलॉसफी को हरा सकते हैं। नॉलेज ग्रोथ के बिना बैड फिलॉसफी वापस आएगी। इसलिए गुड फिलॉसफी यानी रेशनल एक्सप्लेनेशन सीकिंग और प्रोग्रेस यानी एनलाइटनमेंट ट्रेडिशन जरूरी है बैड फिलॉसफी से बचने के लिए। अगले चैप्टर में डेविड ड्यूश जॉर्ज वॉशिंगटन के पहले प्रेसिडेंशियल वीटो की बात करते हैं, जो मार्च 1792 में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के इतिहास में हुआ था। वॉशिंगटन और कांग्रेस के बीच का विवाद आज भी कंट्रोवर्शियल है, क्योंकि ये एक गहरी गलतफहमी पर आधारित था जो अभी भी मौजूद है। अपॉर्शनमेंट प्रॉब्लम, यानी कि यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में हर स्टेट को कितनी सीट्स मिलनी चाहिए, ये मूलभूत मुद्दा है। यूएस कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि सीट्स को स्टेट्स के पॉपुलेशन के हिसाब से अपोर्शन्ड करना चाहिए। यदि किसी स्टेट का पॉपुलेशन 1% है तो उसे हाउस में 1% सीट्स मिलनी चाहिए। आज हाउस में कुल 435 सीट्स हैं। इस हिसाब से अगर किसी स्टेट का कोटा 4.35 सीट्स है तो उसे 4 या 5 सीट्स देनी पड़ेंगी। ये राउंडिंग का नियम ही अपॉर्शनमेंट रूल कहलाता है, जो कांग्रेस को डिफाइन करना पड़ा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने इसका कोई विशेष नियम नहीं दिया था। अपॉर्शनमेंट रूल को स्टे विद इन द कोटा तब कहा जाता है जब ये रूल हर स्टेट को उसके कोटा से एक सीट से अधिक या कम सीट एलोकेट न करे। लेकिन डेविड ड्यूश कहते हैं कि सिंपल राउंडिंग रूल भी कोटा को वायोलेट करता है। मिसाल के तौर पर अगर एक स्टेट का कोटा 8.5 सीट्स है और 3 छोटे स्टेट्स का कोटा 0.5 सीट्स हैं, तो सिंपल राउंडिंग से 8 सीट्स और 3 स्टेट्स को एक एक सीट मिलेंगे, जिससे कुल 11 सीट्स एलोकेट हो जाती हैं, जो कि 10 सीट्स के इंटेंडेड नंबर से एक अधिक है। इससे लार्ज स्टेट का रिप्रेजेंटेशन अनफेयर हो जाता है, जो कि कोटा से एक सीट से अधिक कम है। लोग व्हाई डोंट दे जस्ट के सवाल पूछते हैं, जैसे कि एडिशनल सीट्स क्रिएट करके लार्ज स्टेट को देना या छोटी स्टेट से सीट को ट्रांसफर करना। ये रीएलोकेशन स्कीम्स कोटा को मेंटेन करने में सफल होते हैं, लेकिन ये अपॉर्शनमेंट पैराडॉक्सिस या अनफेयरनेस को जन्म देते हैं, जैसे कि रीएलोकेशन स्कीम्स छोटी स्टेट्स के लोगों को नुकसान पहुंचा सकती हैं, जैसे उन्हें 0 या 1 सीट मिलने पर, जो कि डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स के खिलाफ है। इसके अलावा सोशल चॉइस थियरी ने भी अपॉर्शनमेंट प्रॉब्लम को बढ़ावा दिया। केनेथ एरो ने 1951 में एरोस थियरम प्रूव किया, जो कहता है कि कोई भी अपॉर्शनमेंट रूल जो प्रोपोर्शनैलिटी और कोटा को मेंटेन करे, वो पॉपुलेशन पैराडॉक्स से बच नहीं सकता। ये थियरम रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट और डेमोक्रेसी के बेसिक अजम्पशंस को भी चुनौती देता है, क्योंकि ये सजेस्ट करता है कि ग्रुप डिसीजन मेकिंग इनहेरेंटली इररेशनल है। एरोस थियरम ने यह भी बताया कि इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग में भी इरेशनैलिटी होती है, क्योंकि एक व्यक्ति के प्रेफरेंसेस को रेशनल तरीके से एग्रीगेट करना मैथमेटिकली इम्पॉसिबल है बिना डिक्टेटरशिप के। ये कन्वेंशनल डिजाइन मेकिंग मॉडल्स में क्रिएटिविटी और एक्सप्लेनेशन की कमी को हाईलाइट करता है, जिससे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस सिर्फ एग्जिस्टिंग ऑप्शंस को वे करने तक सीमित हो जाती है, जबकि असल में नए ऑप्शंस और एक्सप्लेनेशंस बनाना जरूरी है।
डेविड ड्यूश आर्ग्यू करते हैं कि सोशल चॉइस थियरी में क्रिएटिविटी और एक्सप्लेनेशन को मॉडल नहीं किया गया, क्योंकि ये एक क्रिएटिव प्रोसेस है जो एआई के थ्रू पॉसिबल है। इसलिए मैथमेटिकल थियरम्स जो फेयरनेस और रेशनैलिटी को तोड़ देते हैं वो रियल लाइफ डिसीजन मेकिंग में अप्लीकेबल नहीं होते, जहां लोग नए सॉल्यूशंस और एक्सप्लेनेशंस क्रिएट करते हैं। अपॉर्शनमेंट और इलेक्टोरल सिस्टम को पॉपर्स क्राइटेरिया, जो कि प्रोग्रेस और एरर रिमूवल पर केंद्रित है, इसके आधार पर जज करना चाहिए, ना कि सिर्फ मैथमेटिकल फेयरनेस पर। प्लूरैलिटी वोटिंग सिस्टम को ऑथर डिफेंड करते हैं क्योंकि ये सिस्टम पॉपर्स क्राइटेरिया को मीट करता है, जिसमें बैड पॉलिसीज और बैड रूल्स को रिमूव करना आसान होता है। प्लूरैलिटी सिस्टम में अगर एक पार्टी कम वोट से भी पावर में आती है तो उसे अकाउंटेबिलिटी और क्रिटिसिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल बनाया जाता है। इससे पॉलिटिकल प्रोग्रेस और नॉलेज क्रिएशन को बढ़ावा मिलता है, जो प्रोपोर्शनल सिस्टम्स में मुश्किल होता है क्योंकि यहाँ स्मॉल पार्टीज को डिसप्रपोर्शनेट पावर मिलती है और कोलिशन गवर्नमेंट्स का डर होता है, जिससे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। डेविड ड्यूश कंक्लूड करते हैं कि अपॉर्शनमेंट सिस्टम्स और इलेक्टोरल सिस्टम्स को पॉपर्स क्राइटेरिया के हिसाब से डिज़ाइन करना चाहिए, जिसमें सिस्टम्स को बैड पॉलिसीज और बैड रूलर्स को रिमूव करने में मदद मिलती हो। प्लूरैलिटी वोटिंग सिस्टम डिस्पाइट उसकी अनफेयरनेस और पैराडॉक्सेस एडवांस्ड पॉलिटिकल कल्चर्स में अधिक इफेक्टिव है, क्योंकि ये सिस्टम्स नॉलेज क्रिएशन और प्रोग्रेस को फैसिलिटेट करते हैं। रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट को प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के तौर पर डिफाइन करना गलत है, क्योंकि ये सिस्टम्स रैशनल डिसीजन मेकिंग और प्रोग्रेस को इनहिबिट करते हैं। इस सेक्शन में डेविड ड्यूश ने अपॉर्शनमेंट प्रॉब्लम और सोशल चॉइस थियरी की गहराई से समीक्षा की है। उन्होंने ये बताया है कि कैसे मैथमेटिकल थ्योरम्स जैसे एरोस थ्योरम और बेलिंस्की एंड यंग्स थ्योरम ने डेमोक्रेटिक सिस्टम और अपॉर्शनमेंट रूल्स को चुनौती दी है। डेविड ने प्लूरैलिटी वोटिंग सिस्टम्स को पॉपर्स क्राइटेरिया के आधार पर डिफेंड किया, क्योंकि ये सिस्टम बैड पॉलिसीज और बैड रूलर्स को रिमूव करने में अधिक प्रभावी है, जबकि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम्स में स्मॉल पार्टीज को डिसप्रोपोर्शनेट पावर मिलती है और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। सामाजिक और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस को रेशनल और प्रोग्रेस ओरिएंटेड डिसीजन मेकिंग को बढ़ावा देना चाहिए, ना कि सिर्फ मैथमेटिकल फेयरनेस पर टिकना चाहिए। यही प्रिंसिपल अपॉर्शनमेंट और इलेक्टोरल सिस्टम्स को डिज़ाइन करने में महत्वपूर्ण है, ताकि डेमोक्रेसी और रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट सही तरीके से काम कर सके। डेविड ड्यूश अगले चैप्टर को ऑथर रिचर्ड डॉकिन के एक रेफरेंस से शुरू करते हैं, जहां डॉकिंस ने एक किस्सा बताया है। उनकी 6 साल की बेटी जूलियट ने सोचा कि विंड फ्लावर्स, जंगली फूल, दुनिया के सुंदर बनाने और मधुमक्खियों को हमारे लिए शहद बनाने में मदद करते हैं। डॉकिंस ने उन्हें बताया कि ये सच नहीं है। ये छोटी सी बात फूलों की सुंदरता, उनके होने का कारण और उनके प्रति हमारा आकर्षण पर एक गहरा सवाल खड़ा करती है। इस चैप्टर में डेविड ड्यूश यही समझाना चाहते हैं कि क्यों फूल हमें सुंदर लगते हैं और क्या सुंदरता में कोई वास्तविकता से जुड़ी सच्चाई है। डेविड ड्यूश इस बात पर जोर देते हैं कि हम लोगों के बीच जनरल धारणा ये है कि सुंदरता कोई ऑब्जेक्टिविटी नहीं रखती, कि ब्यूटी इज इन द आई ऑफ द बिहोल्डर, यानी सुंदरता सिर्फ हमारे मन का भ्रम है, कोई वास्तविक लक्षण है। जैसे कई लोग कहते हैं कि विज्ञान और गणित में एक ऑब्जेक्टिव ट्रूथ है, पर कला और सौंदर्य में सब कुछ सब्जेक्टिव है, कल्चरल है या जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन का नतीजा है। लेकिन ऑथर का मानना है कि ये एम्पिरिसिज्म के बचे खुचे असर हैं, और हो सकता है कि सुंदरता में भी कुछ ऑब्जेक्टिव ट्रूथ्स छुपे हुए हों। साइंस में डीप ट्रूथ्स एलिगेंट होते हैं, और हम एलिगेंट यानी सुंदर एक्सप्लेनेशंस को एक ह्यूरिस्टिक माना करते हैं, सच के नज़दीक पहुंचने का रास्ता। इस बात से दिखता है कि कई बार सुंदर और सही यानी ट्रू दोनों एक ही तरफ इशारा करते हैं। ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता।
अच्छे एक्सप्लेनेशंस मुश्किल से वेरी होने वाले होते हैं और इसीलिए उनमें एक प्रकार का सौंदर्य होता है। पीटर शेफर का एमेडियस प्ले में मोजार्ट के संगीत को ऐसे ही बताया गया, एक नोट भी हिलाओ तो सुर डिग्रेड हो जाता है। व्हीलर ने भी एक फंडामेंटल फिजिकल थियरी के लिए ऐसा ही कहा था। दोनों सूरतें एक हार्ड टू वेरी एट्रीब्यूट को दर्शाती हैं, एक विज्ञान के सत्य में और एक संगीत के सौंदर्य में। इससे पता चलता है कि शायद सुंदरता भी ऑब्जेक्टिव हो सकती है। पर फिर डेविड ड्यूश पूछते हैं कि क्यों फूल इतने सुंदर होते हैं? ये सिर्फ हमारे जहन का धोखा है या फूल वाकई कुछ ऐसा कर रहे हैं जो यूनिवर्सल है? हम सब जानते हैं कि फूलों का विकास मधुमक्खियों और दूसरे कीटों को आकर्षित करने के लिए हुआ ताकि उनके माध्यम से पॉलिनेशन हो सके। इंसेक्ट्स ने फ्लावर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए अपने जीन्स इवॉल्व किए और फूलों ने इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने के लिए अपने रंग, शेप, स्मेल को इवॉल्व किया। ये क्रॉस स्पीसीज कोड इवॉल्व हुआ। ये कोड ऐसा होना चाहिए कि आसानी से कॉपी न हो सके। इस तरह फूल और कीटों के जीन्स के बीच एक को इवोल्यूशन हुआ, जिससे फूल और इंसेक्ट्स के बीच सिग्नल और रिकॉग्निशन का एक एडवांस्ड सिस्टम बना। इन सब में सबसे हैरानी की बात यह है कि यही फूल हमें भी सुंदर लगते हैं। हम उन्हें देखकर खुश होते हैं, उन्हें फूलदान में सजाते हैं, उनकी खुशबू पसंद करते हैं। ऐसा क्यों? जब हम उसको इवोल्यूशन का हिस्सा नहीं थे तो भी? हम तो कोई नेक्टर लेने नहीं जाते, फिर हमें इनके रंग रूप से क्यों आकर्षण होता है? इसका एक समाधान डेविड ड्यूश ये देते हैं कि शायद ऑब्जेक्टिव ब्यूटी रियल है और फूलों ने अपनी जीन्स में वो ऑब्जेक्टिव ब्यूटी इनकोड की है जो कोई भी इंटेलिजेंस, ह्यूमन हो या इंसेक्ट, अप्रिशिएट कर सकें। फूल के रंग, उनकी शेप, सिमेट्री, ये सब बात करने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, क्योंकि सभी फूल रंग बिरंगे नहीं होते, सब सिमेट्रिकल नहीं होते, पर फिर भी सुंदर लगते हैं। ऑथर का कहना है कि कुछ यूनिवर्सल आर्टिस्टिक स्टैंडर्ड्स फूलों में दर्शाए गए हैं जो हमें भी पसंद आते हैं। एक यूनिवर्सल ब्यूटी से भरपूर डिजाइन जो हार्ड टू वेरी हो, यही फूलों के डिजाइन में दिखाई देता है। फिर डेविड ड्यूश आर्ट और साइंस में एनोलॉजी लगाते हैं। अच्छी कला एवं अच्छा विज्ञान में एक सिमिलरिटी है कि दोनों में हम खाली एग्जिस्टिंग ऑप्शंस को वे नहीं करते, हम नए एक्सप्लेनेशंस क्रिएट करते हैं। अच्छा म्यूजिक कॉम्पोजिशन में नोट चेंज करिए तो डिमिनिश हो जाता है, जैसे एक परफेक्ट एक्सप्लेनेशन में कुछ चेंज करिए तो उसका लॉजिक बिगड़ जाता है। कुछ सिमिलर काइंड ऑफ यूनिवर्सैलिटी और ऑब्जेक्टिविटी इन दोनों में दिखाई देती है, और जहाँ तक जेनेटिक्स या कल्चरल प्रेफरेंसेस से एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं वो भी अधूरा है, क्योंकि हम यूनिवर्सल एक्सप्लेनर्स हैं जो जेनेटिक बाउंड्रीज से परे जा सकते हैं। हम इतने जनरलाइज्ड हैं कि हम अपनी एस्थेटिक सेंस को एक नए डायमेंशंस दे सकते हैं, जैसे हम अपनी मोरालिटी को करते हैं। इसका एक सबूत ये है, ये हो सकता है कि ह्यूमंस फ्यूचर में ब्यूटी के नए नवीन रूप डिस्कवर करेंगे, नए क्वालिया जनरेट करेंगे, एक ऐसे आर्ट फॉर्म में पहुंच जाएंगे जहां रेडियो वेव या किसी नए सेंसरी प्रोस्थेसिस के जरिए नए आर्ट फॉर्म को एक्सपीरियंस कर पाएंगे। आर्ट में कोई फाइनल परफेक्शन नहीं है, इन्फिनिट प्रोग्रेस पॉसिबल है। इस बात से पता चलता है कि आर्ट और साइंस दोनों इन्फिनिट प्रोग्रेस की तरफ जा सकते हैं। ऐसी ऑब्जेक्टिविटी ऑफ ब्यूटी के खिलाफ सबसे प्रमुख तर्क ये है कि सुंदरता सब सब्जेक्टिव है। पर ऑथर कहते हैं कि जैसे मोरल्स में ऑब्जेक्टिविटी हो सकती है, वैसे ही एस्थेटिक्स में भी है। अगर हम फ्लावर, इंसेक्ट को इवोल्यूशन को देखें तो हमें एक फिजिकली प्लॉजिबल एक्सप्लेनेशन मिलता है कि क्यों ऑब्जेक्टिव ब्यूटी से नज़दीकी हमारे लिए मीनिंगफुल है। हम यूनिवर्सल एक्सप्लेनेशंस बना सकते हैं तो हम यूनिवर्सल ब्यूटी भी समझ सकते हैं। डेविड ड्यूश कंक्लूड करते हैं कि फ्लावर्स को मधुमक्खियों के लिए अट्रैक्ट करना था, इसलिए उन्होंने ऑब्जेक्टिव ब्यूटी क्रिएट की जो हम पर भी वैसे ही असर करती है।
अगर हम इसे एक्सटेंड करें तो आर्टिस्ट भी अपनी क्रिएटिविटी से यूनिवर्सल ब्यूटी को ढूंढते हैं, एक स्पेसिफिक कोड नहीं, बल्कि कुछ ऐसा जो यूनिवर्सल स्केल पर अपील करे। आर्ट, म्यूजिक, लिटरेचर सब में नए स्टैंडर्ड्स, नए स्टाइल्स बनाने का काम वैसे ही चल रहा है जैसे विज्ञान में नई थियरीज और मोरल फिलॉसफीज में नए प्रिंसिपल्स आ रहे हैं। इस चैप्टर में डेविड ड्यूश एक बड़ा सवाल उठाते हैं, क्यों फूल सुंदर होते हैं? ये कोई छोटा सवाल नहीं, बल्कि हमें सौंदर्य, कला, विज्ञान, जेनेटिक प्रिडिस्पोजिशन, कल्चरल रिलेटिविज्म और ऑब्जेक्टिविटी के बीच के रिश्ते को समझने पर मजबूर करता है। डेविड ड्यूश कहते हैं कि फूलों की खूबसूरती जो इंसेक्ट पॉलिनेशन के लिए इवॉल्व हुई, इंसानों को भी सुंदर लगती है। ये संजोग नहीं हो सकता। इससे ये संकेत मिलता है कि शायद ब्यूटी में भी एक ऑब्जेक्टिव आयाम है। जैसे विज्ञान में थियरीज हार्ड टू वेरी एक्सप्लेनेशंस देती हैं और सच के करीब होती हैं, वैसे ही अच्छी कला में भी हार्ड टू वेरी और यूनिवर्सल स्टैंडर्ड्स होते हैं। हम अपनी जीन्स या कल्चर से परे जाकर यूनिवर्सल ब्यूटी क्रिएट और अप्रिशिएट कर सकते हैं। फ्लावर्स ने अपना डिजाइन क्रिएट किया इंसेक्ट्स के लिए, पर हम एज यूनिवर्सल एक्सप्लेनर्स उनके ऑब्जेक्टिव ब्यूटी एस्पेक्ट्स को समझ सकते हैं। आगे चलकर जैसे हम मोरालिटी या नॉलेज के दूसरे फील्ड्स में इन्फिनिट प्रोग्रेस कर सकते हैं, वैसे ही हम एस्थेटिक्स में भी इन्फिनिट प्रोग्रेस कर सकते हैं। नए सेंसेस, नए क्वालिटियाँ डेवलप करके ऐसी ब्यूटी ढूंढ सकते हैं जिससे कोई भी इंटेलिजेंट फॉर्म ऑफ लाइफ अप्रिशिएट कर सकता है। 10 वाई आर फ्लावर्स ब्यूटीफुल का जवाब है क्योंकि उन्होंने ऑब्जेक्टिव ब्यूटी को टैप किया है, जो सब जगह पर यूनिवर्सल माइंड के लिए सुंदर है, और ये हमें इस बात का सबूत देता है कि ब्यूटी में भी ऑब्जेक्टिविटी है। डेविड ड्यूश की ये किताब द बिगिनिंग ऑफ इन्फिनिटी एक ऐसी किताब है जो हमें बताती है कि हमारी पोटेंशियल और पॉसिबिलिटीज अनंत हैं। नॉलेज और क्रिएटिविटी की मदद से हम हर चैलेंज को पार कर सकते हैं और अपनी सोसाइटी को बेहतर बना सकते हैं। ये किताब हमें इंस्पायर करती है कि हम हमेशा क्यूरियस रहें, क्वेश्चंस पूछें और अपनी अंडरस्टैंडिंग को कॉन्टिन्यूअसली इम्प्रूव करते रहें। प्रोग्रेस ही हमारी असली सस्टेनेबिलिटी है, क्योंकि ये हमें नए प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने और नए सॉल्यूशंस ढूंढने में मदद करती है। आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे आपसे एक नए एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ। मेरा नाम है रोहित और आप सुन रहे थे सिलेबस विद रोहित। धन्यवाद।